मैंने उनको बताया कि वृश्चिक लग्न और मेष राशि, मुझे आज भी उनकी कुंडली याद है, भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ। और राजनीति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है दशम भाव, दशम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आडवाणी जी की कुंडली में नीच का होकर, यानी वो पड़ा हुआ था द्वादश भाव में, तुला राशि में। इसलिए आडवाणी जी को कभी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। तो मैंने अमित शाह जी के बारे में कहा था कि अमित शाह जी जो है वो भविष्य में देश में बहुत प्रमुख पद पर हमेशा जाएंगे। एक और भविष्यवाणी थी, शिवराज जी कभी हमको मिले थे तो हमने उनसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने एक हंसी मजाक की बात थी कि 6 श्यामला हिल साहब जरूर चढ़ेंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये कैसे हो सकता है, अभी तो उमा जी मुख्यमंत्री। मैंने कहा भाई साहब आपकी कुंडली में योग है 6 श्यामला हिल्स पे जाने का। और एक बॉक्स में लिखा कि इस बार यूपीए को अपने दम पे 230 से 240 सीटें प्राप्त होगी और सरकार फिर से आएगी। और उसी बॉक्स में हमने एक डाला था कि श्री आडवाणी जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये नरेंद्र भाई मोदी के बाद जब भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो उनमें सबसे पहला नाम माननीय अमित शाह जी का ही होगा। अच्छा, ऐसा है। आपका YouTube चैनल देखना हुआ, एक अवसर मिला, तो उसमें आप अपने आप को भारत का नस्त्रदशम ऐसा बोलते हैं जी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब हम क्यों बोलते हैं? उसके पीछे का कारण है कि मध्य प्रदेश में एक और यूट्यूब चैनल था, तो उस पर मैंने पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, उनकी 8 महीने पहले मैंने भविष्यवाणी की थी। अच्छा। कि कैप्टन साहब जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे और बीजेपी में आ जाएंगे। और वो हुआ। हर तारीख को आप देखिए किस किस तारीख को चुनाव हो रहा है, वो तारीख किसके फेवर में है, उस दिन चंद्रमा किस राशि में है। क्योंकि क्या होता है वोटर, तो मतलब दिनांक भी काउंट करेगा, चंद्रमा भी काउंट करेगा, दिन भी काउंट करेगा। बिल्कुल। और आप अमूमन देखेंगे कि छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि अब इनका अस्तित्व आने वाले वर्षों में लगभग समाप्त सा हो जाएगा। देखिए हर चीज को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में वो प्रयोग किए जो कोई नहीं कर पाया। क्या ये भविष्यवाणी सच होने वाली है कि अब देश में एक ही पार्टी रह जाएगी? बिल्कुल, ये बात सच होने वाली है। देश में एक ही पार्टी का शासन होगा और वो पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी, और एक ही पार्टी रूल करेगी। मैं उमेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 27 न्यूज़ के इस विशेष प्रोग्राम पॉडकास्ट दिल से दिल तक की श्रृंखला में। आज हमारे बीच हैं मध्य भारत की जानी मानी हस्ती, भविष्यवक्ता, ज्योतिष श्री अरविंद तिवारी जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हम आज रूबरू होंगे और हम आदरणीय पंडित जी से का स्वागत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपके इस पॉडकास्ट में बुलाया, और जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो भविष्यवाणी है और जो ज्योतिष है, तो निश्चित रूप से भविष्यवाणी ज्योतिषी कैलकुलेशन का एक सम है, उसका एक परिणाम है। और तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में लिख रखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जहाँ कर्म की प्रधानता है। दूसरी तरफ तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और जब हम कुंडली की प्राथमिकता पर जाते हैं भविष्य को जानने के लिए, तो यदि भविष्य रचित है, पहले से ही निर्धारित है, तभी तो आप उसका कैलकुलेशन दे पाते हैं जी। तो मैं समझना चाहता हूं कि यह कर्म प्रधानता होती है कुंडली में कि भाग्य प्रधान होता है, इसकी कैसी व्याख्या करेंगे? नहीं, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। देखिए, पहले तो तुलसीदास जी ने भगवान राम के रामचरितमानस में इस बात को लिखा। तो रामचरितमानस में खासतौर से वाल्मीकि रामायण में यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक प्रकरण आपको मिलेगा जी। जब दशरथ जी के यहाँ पुत्र नहीं हो रहे थे जी, तो दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे को पुत्र की आवश्यकता है जो मेरे इस वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके। तो गुरु वशिष्ठ ने उस जमाने में बता दिया था कि आपकी मृत्यु आपके पुत्र के कारण ही होगी, अब आप सोच लीजिए कि आपको पुत्र चाहिए या नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, कि ऐसा, हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में है। तो आप देखिए, उन्होंने कहा कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए पुत्र की बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने पुत्र की बात की। अब देखिए, कर्म की आवश्यकता इसलिए है, उदाहरण के तौर पर मेरे सामने कॉफी का मग रखा हुआ है, क्योंकि कॉफी मेरे भाग्य में है,
लेकिन यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, उसको उठा के अपने श्रीमुख तक नहीं ले जाऊंगा और उसको पीऊंगा नहीं, तब तक कॉफी मेरे पेट में नहीं जाएगी। तो मेरा भाग्य था कि कॉफी और एक मैं एसी के वातावरण में बैठा हूं, जब तक मैं बोलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, तो मेरा कर्म पूरा नहीं होगा। तो भाग्य के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जन्म कुंडली में दशम भाव जो कर्म स्थान है, उससे एक भाव पहले का जो भाव आता है, जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, तो जुड़ा हुआ है। बिना कर्म करे तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्म तो सभी को करना पड़ा, उस ईश्वर को भी करना पड़ा जो कि इस धरती पर आया, और हम और आपको भी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी की कुंडली को देखते हैं जी। और आप यह प्रेडिक्ट करते हैं कि आप को प्रशासनिक पद मिल सकता है या कि आप अच्छे राजनेता बन सकते हैं, जी। तो भाग्य उस तरफ इंगित कर रहा, पर कर्म करना पड़ेगा उस पद तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। आप उदाहरण के तौर पर जैसे बहुत सारे लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, या कई बच्चे जो यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया दशम भाव यानी कर्म स्थान में क्या कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जिसके कारण आप वहां तक पहुंच सकते हो, और यदि नहीं बैठा है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कुंडलियां मैंने एक जमाने में देखी थी जी। तो जो आज अभी वर्तमान में 3 या 4 एसपी साहब तो ऐसे हैं जो मेरे से पूछ के गए, उसके बाद ही वो आईपीएस बने या आईएएस बने। तो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था। उनके माता पिता भी सोच नहीं पाते थे कि क्या वाकई में ये बनेगा। तो मैंने कहा नहीं, आप विश्वास रखिए, क्योंकि इनकी कुंडली में योग है। लेकिन कठिन कर्म, 24 घंटे की पढ़ाई तो करना पड़ेगी। वो ग्रह आके यूपीएससी की परीक्षा नहीं लिखेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगी। तो चीजें दोनों से निर्धारित है कुंडली में। तो फिर ये लाइन क्यों कहते हैं तुलसीदास जी आगे, जो हुई है वही जो राम रचि राखा? बिल्कुल, क्योंकि रचा किसने? उस ईश्वर ने। जब वो ईश्वर को भी धरती पे आना था, उसने पहले से रच दिया था कि आपकी पिता की मृत्यु आपके कारण ही होगी, आपके वियोग में होगी। यही तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है उसमें आगे चल के, कि भगवान के कारण उनकी वियोग में मृत्यु हुई। और आप देखिए, दूसरे ईश्वर एक दिन में पैदा हुए, भगवान राम, एक मध्य रात्रि में पैदा हुए, भगवान कृष्ण। तो आप देखिए कि उनकी माता भी पूरे टाइम में वियोग में रही। जब तक वो गोकुल, वृंदावन और वहाँ रहे, तब तक उन्होंने सभी को सुख दिया। जैसे ही वो मथुरा चले गए, सारे उनके वियोग में रहे। तो ये लिखा हुआ है, रचित है, ये आपकी कुंडली में पहले से लिखा हुआ है, और ये बनते हैं योग। तो ये जो आपका विज्ञान है, इसको विज्ञान कहेंगे, जो ज्योतिष है वो टोटल हमारा साइंस बेस्ड है या कि ये एक आर्ट है? ये है क्या एक्चुअली? इसको किस तरह से कैलकुलेशन इसके समझा जाए कि ये एक आर्ट है या कि एक साइंस है? पूरी तरह से विज्ञान है, क्योंकि हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, हम बात करते हैं ग्रहों के आधार पे। पूरी तरह से विज्ञान है। बात चंद्रमा की जाती है, बात सूर्य की जाती है। आप देखिए, जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें ऊपर लिखा जाता है कौन सा ग्रह कितने अंश का है, डिग्री लिखी जाती है। अच्छा, कहाँ बैठा है? आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे तो उसमें बात करते हैं और भी साइंस की, कि ये क्या ट्रेन बना रहा है, सेमी स्क्वायर बना रहा है, या आप सोचिए कि आयताकार है, माने एक उस तरह के रेक्टेंगल उसमें बैठा हुआ है, तो कैसे बैठा हुआ है, तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आप यदि किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर की आप पुस्तक को देखेंगे, जो कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी हम लोग निर्णय पर में, जैसे कीरो हैं, नहीं, कीरो तो न्यूरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए, क्योंकि वहां पर ज्योतिष जो है वो 0 से 360 डिग्री का होता है, हमारे यहाँ 0 से 30 डिग्री का होता है। तो आप देखिए, एक एक डिग्री पर वहां के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने किताबें लिखी हुई हैं। एक प्लेनेट सिंगल डिग्री पे 0 डिग्री पे प्लेनेट का क्या रिजल्ट होगा, 1 डिग्री पे क्या होगा, 1.5 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, से 360 तक। कौन सा प्लेनेट, सूर्य, चंद्रमा। हमारे यहाँ देखिए, राहु और केतु प्रारंभिक काल से थे। इस बात को पिछले 200 सालों में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने एक्सेप्ट किया कि अर्थ जिन एक्सिस के थ्रू माने रोटेट करती है, और जिन एक्सिस के थ्रू वो कट करती है, जिसमें से एक नोट को एक्स कहते हैं, एक को वाई कहते हैं। हमारे यहाँ भी उसी की चीज बात करते हैं। एक को हम राहु बोलते हैं, एक को केतु बोलते हैं। ओके, ऐसा। तो वहाँ एक्स वाई है, हमारे यहाँ राहु और केतु है, छाया ग्रह है। राहु और केतु जिस राशि में होते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। तो बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान है। और आप देखिए कि रोज आप टीवी पे देखेंगे, हर टीवी पर एक एस्ट्रोलॉजर आपको बैठा हुआ जरूर मिलेगा, जो रोज का राशिफल पढ़ता है।
कैसे पड़ता है? चंद्रमा के आधार पर, कि भाई आज, जैसे आज उदाहरण के तौर पर इस समय चंद्रमा जो है वो मूल नक्षत्र में है, धनु राशि में। तो आज जितने धनु राशि वाले होंगे, दोपहर 12 बजे के बाद उनका मन शांत है, मन प्रसन्न है, जो कि चंद्रमा उनकी राशि में। अच्छा, वो शांत की हुई है हाँ, मन। 2.5 दिन जब तक वो उनकी राशि में रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम काज में रुचि रहेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध शानदार रहेंगे, क्योंकि शनिवार इतवार का दिन है, तो आज आप अपने पार्टनर से मिलने जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर सा सहयोग करेंगे। तो ये सिंपल चंद्रमा का गुण है। तो चंद्रमा जिस जिस राशि में रहता है, जिस राशि से वो 3, 6, 8 में रहता है, तो उस कुंडलियां कमजोर होती, तो बता देते हैं कि भैया आज का दिन ठीक नहीं है, आज ऐसे व्यवहार करो, मन को शांत रखो, कड़वे शब्द नहीं बोलो। तो विशुद्ध विज्ञान है। चंद्रमा वो प्लेनेट है जो जिसके कारण हमारे इस पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। तो आप देखिए कि प्लेनेट कितने दूर बैठा हुआ है, लेकिन उसके एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पृथ्वी पर दुनिया भर की घटनाएं घटती हैं। और चंद्रमा और सूर्य और उसके अलावा मंगल और शनि जब भी कंजक्शन में आते हैं, तो आप देखेंगे भूकंप और भूकंप जैसी स्थितियां बनती हैं। खास तौर से सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं पूर्णमासी, यानी फुल मून जब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत काम बिल्कुल सिंपल सा साइंस है, और मैं उसी आधार पे भूकंप की भविष्यवाणियां करता हूं। तो कुछ लोग जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजी लॉजर रहे हैं जो देश के रहे हैं, जिनका मैंने सुना, तो उन्होंने कहा नहीं, इट्स एन आर्ट, ये एक आर्ट है। तो उस विधा पे आप आर्ट नहीं, पूरी तरह से साइंस है। मैं आज इस फील्ड में क्यों परिपक्व हूं? क्योंकि मेरा विषय गणित रहा, एमएससी मैथमेटिक्स से मैंने पास किया। कैलकुलेटिव पार्ट, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सारा हमको अज्यूम करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर करता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वो सबसे पहले कहेगा ये टेस्ट करवा के लाओ, वो टेस्ट के आधार पर वो अज्यूम करेगा कि आपको ये बीमारी हो सकती है। ठीक वैसे ही हम लोग भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज ही सुबह एक हमसे टीवी पे क्वेश्चन किया एक पिता ने कि भाई हमारी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? सिंपल देखा, सप्तम भाव में उच्च का मंगल, मिथुन लग्न की कुंडली थी, उच्च का मंगल था। मैंने कहा भाई विवाह अभी हो नहीं सकता, 2 साल आपको रुकना पड़ेगा। विवाह का कारक ग्रह गुरु और शुक्र अगले साल ट्रांजिट करेंगे, इस दौरान में आप प्रयास करोगे, विवाह हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल साइंस है। दशाओं को कैलकुलेट करना, ग्रहों की पोजीशनिंग को देखना और उस आधार पे बता देना कि आखिर क्या होने वाला है, बहुत आसान तो ये जो आज का हमारा समाज है, या कि जो नई जनरेशन हमारी निकल रही है, उसमें हम लोगों ने ये पाया कि उनका जो एक दृढ़ विश्वास है अध्यात्म की तरफ है, या कि ज्योतिष की तरफ, वो दिनों दिन घटता जा रहा है। एक हम अलग सी दुनिया में प्रवेश करते जा रहे हैं। नई जनरेशन भी एक अलग सी टेक्नोलॉजिकल सेवी पैदा हो रही है और बढ़ रही है उस दिशा पे। तो ये इस पे क्या आपका एक कैलकुलेशन कहता है कि जो नई जनरेशन वैदिक साइंस या कि एस्ट्रोलॉजी या कि अध्यात्म में उसका रुचि खत्म होता जा रहा है, इसको कैसे वो करना चाहिए हमें? मैं थोड़ा सा आपसे विपरीत रखता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बढ़ ज़्यादा रहा है। मैं आपको रिसेंट का एक उदाहरण बताता हूँ। भोपाल में संस्कार वैली एक बड़ा स्कूल है। एक हमारे मित्र हैं, उनका बालक वहाँ पे अध्ययन कर रहा था और उसका कुछ विवाद हो गया। अच्छा, उनके माता पिता मना करते थे कि भैया दुपहिया गाड़ी कभी मत चलाना। अच्छा, वो उनसे समझना नहीं चाहता था। उनने हर तरह का साइकोलॉजी और सारे प्रयास करके देख लिए। कहीं से वो मेरे संपर्क में आए तो उन्होंने कहा पंडित जी आप चूँकि बहुत अच्छा बोलते हैं, तो यदि आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं। 8वीं क्लास का बच्चा आया, 10 मिनट सिंपल साधारण शब्दों में समझाया कि बेटा आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठा है, आपकी मृत्यु गाड़ी चलाने से ही होगी। तो मंगल यदि अष्टम भाव में है, हाँ, तो क्या इट इज डिफाइंड कि वो लगभग डिफाइंड है कि जातक एक्सीडेंट में जाता है, गोली से मृत्यु होती है। मैं उदाहरण बताता हूँ, गुलशन कुमार का, जो हमारे देश में टी सीरीज करके एक बड़ा ब्रांड लेके आए थे, मिथुन लग्न के जातक थे, अष्टम भाव में मंगल था। और यदि मंगल के साथ कोई और अन्य ग्रह बैठे और बैठे, शुक्र बैठे, तो आप सोचिए कि कई बार अग्नि में अग्निकांड के जरिए मृत्यु होती है। तो वो मंगल के प्रभाव को शुक्र और बढ़ा देता है। तो ऐसा माना जाता है कि अष्टम भाव का, लेकिन अष्टम भाव का मंगल जातक को बहुत ऊपर तक लेके जाता है। महत्वाकांक्षा बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो जातक की कुंडली में 3rd हाउस को देखता है, उसके पराक्रम को देखता है, तो उसको भारी पराक्रमी बना देता है। तो मंगल का अष्टम भाव में साहसी बना देता है या दुस्साहसी बना देता है। माने जातक हर उस काम को करने के लिए लवरेज होता है कि मैं इसको करूंगा ही। गाड़ी यदि कोई मना करेगा तो मैं जरूर चलाऊंगा। आप यदि उससे बोलोगे बेटा
छत पे नहीं जाना है तो वो जरूर छत पे जाके खड़ा होगा। आपको तैरना नहीं है, चूंकि अमूमन क्या होता है, अष्टम भाव में मंगल, पानी से भी डर होता है, जहाँ तक कि डूबने से भी मृत्यु होती है। तो पानी से, सर्प से ये डर होता है। गंडारिष्ट योग बनाता है, हमारे यहाँ ज्योतिष में आम भाषा में कहा जाता है। तो हम लोग हमेशा बताते हैं भैया वाहन सावधानी से चलाओ, ऐसे चलाओ वैसे। तो बच्चे, आप यदि समझाने का तरीका आपको आता है तो मुझे लगता है कि आज का बालक बहुत ज्यादा समझदार है, वो तुरंत पकड़ लेता है, वो कहता है हाँ ठीक है। अभी एक बच्चा जो है वो हालांकि वो मुस्लिम समाज का बालक था, रायपुर में मेरे को पिछले साल मुलाकात हुई। मैं किसी ज्योतिष उसमें कार्यक्रम में गया तो उसके फादर वकील थे और उसकी माँ गणित की प्रोफेसर थी, लेकिन बच्चे को मेडिकल में जाना था, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। बहुत छोटा सा बच्चा, 16 साल का। तो आप देखिए कि वो एक बच्ची को प्यार करता था। उस आपस में उन लोगों ने पहले ही तय कर लिया 16 साल की उम्र में कि मैं डॉक्टर बनूंगा और तुमसे शादी करूंगा। लड़की हिंदू थी। अच्छा, वो मेहनत कर रहा था, 2 बार से उसने नीट दिया, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा था। तो उनके फादर मेरे पास लेकर आए और उन्होंने कहा कि आप पंडित जी इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल साधारण है, एक मोती और एक पन्ना मैं पहना देता हूँ। तो उससे क्या हुआ कि उसका फोकस पढ़ाई की तरफ बढ़ा। चंद्रमा ने उसके ब्रेन को कंसंट्रेशन करने की तरफ मदद करी और बुध ने उसके ब्रेन को बिल्कुल पॉलिश कर दिया। तो आप देखिए, अभी वो इस साल नीट में उनके फादर का फ़ोन आया था गए दिवस 5 मई को जब पेपर था, तो उन्होंने कहा साहब मेरा बेटा जो है 370 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने कहा इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपका बेटा, आप जिसको मेडिकल में भेजना चाहते थे वो चला गया। और उन्होंने बड़े उससे मेरे से कहा कि पंडित जी आपके मोती और पन्ने ने कमाल कर तो दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध है, एक तरफ आप कह रहे हैं कर्म भी करना है, हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाग्य भी डिसाइडेड है, बट कर्म करके ही पाया जा सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। पर यहाँ पर रत्न की भूमिका क्या है? रत्न बड़ा कमाल का विषय है। हिंदुस्तान में मैंने मेरे ख्याल से 1992 में पहली बार जेमोलॉजी शुरू की थी। मैं अपने आप को पहला जेमोलॉजिस्ट मानता हूँ जो कि पहली बार लोगों को रत्न पहनाना शुरू किया था। पहला जर्मनोलॉजिस्ट मानते हैं एमपी का, मध्य प्रदेश मध्य का भी मान प्रदेश। लीजिए, हिंदुस्तान में भी उस जमाने में जेमोलॉजी यानी रत्न अमूमन कोई पहनाया नहीं करता था। तो मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, चूंकि शुरुआत मैंने अपने आप से ही की थी। आप देखेंगे मेरे हाथ में बहुत सारे रत्न हैं, मैं खूब पहनता हूँ। तो बात आई ऐसे ही, चंद्रमा को लेकर बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति मेरे को मिला, एक ऐसे मिला कि यहीं भोपाल में एक सिंह साहब रहा करते थे। उनका बेटा थोड़ा सा मेंटली वो कमजोर सा था डिसऑर्डर था। और किसी ज्योतिष ने ऐसा बता दिया है कि साहब यदि ये घर से निकलेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इकलौता बच्चा, माँ बाप दोनों परेशान। 92 में मैं अरेरा कॉलोनी में रहता था, तो मेरे फ्लैट में तीसरी मंजिल चढ़ के वो बेचारी आई, महिला चढ़ते नहीं बन रही उनसे। उन्होंने कहा कि क्या होगा मेरे बेटे को। तो मैंने कहा बहन जी कुछ नहीं करिए, एक मोती पहना दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो उसको जो दवाइयाँ दी जाती थी वो बिल्कुल नशा टाइप की दवाइयाँ थी, जिससे वो सोता रहता था। मैंने कहा आप इसकी सारी दवाइयाँ धीमे धीमे करके बंद करिए और इसको एक 28 रत्ती का गोल, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जब फुल मून होता है तो अपने पूरे शबाब पे होता है, सारी किरणें उसकी प्राप्त होती हैं। तो गोल मोती पहनाने से का नतीजा ये हुआ कि 6 महीने में वो ठीक हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। आज फिल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं लूँगा, एक अच्छा काम कर रहे हैं वो। कभी भी आते हैं तो एक कुर्ता पजामा लेके आते हैं मेरे लिए, तो वो कहते हैं पंडित जी आपके मोती ने मेरा जीवन बदल दिया। ये 92 की बात है। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में रत्न का रोल क्या है कि उस कर्म का, तो यहाँ पर तो कर्म का रोल नहीं है, पर उस भाग्य तक ले जाने का काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए ये क्या होता है, ये हमारे लिए एक तरह से टूल्स होते हैं। आप इनको टूल्स ले लीजिए, जैसे हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं पॉडकास्ट पे, ये हमारे सामने माइक लगा हुआ है, माइक के जरिए आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। तो वैसे ही हम ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस तरह के ऋषि मुनि थे जो कि मंत्र शक्ति के द्वारा ग्रहों को पृथ्वी पर प्रकट कर लेते थे। आपने रामायण काल में पढ़ा भी होगा कि रावण ने नवग्रहों को अपने घर में बंदी बना के रखा हुआ था। वो यथार्थ काल में वैसा नहीं था कि ग्रह बंदी थे। यदि ग्रह बंदी होते तो आप सोचिए ब्रह्मांड चलता कैसे। तो उसने क्या किया कि नवग्रहों को भगवान शिव की प्रतिमा के स्वरूप में रखा। आप कभी उज्जैन जाएंगे तो महाकाल मंदिर के प्रांगण में आप ध्यान से देखिए, नवग्रह मंदिर बना हुआ है और सारे ग्रह शिव के स्वरूप में है। और भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं, यदि नवग्रहों को शिव के रूप में आप स्थापित कर लें तो नवग्रहों को आप संतुलित करके अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब चूंकि जैसे आपका मोबाइल लॉक हो जाता है, उसको अनलॉक करने के लिए आप पैटर्न डालते हैं या कुछ नंबर डालते हैं,
तो जितने भी मंत्र इन्वेंट किए गए, उनको जो इन्वेंटर ऋषि थे, जिन्होंने उनको खोजा था, जिन्होंने उसको प्रस्तुत किया था, उन्होंने उसको कीलित कर दिया, यानी लॉक्ड कर लॉक दिया। कर दिया। अब उसके अनलॉक का पैटर्न हमको नहीं मालूम है। अब उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं शनिदेव, लोग सबसे ज्यादा लोग शनि से ही डरते हैं। क्या मंत्र पढ़ते हैं? ओम शम शनिश्चराय नमः। अब क्या इस मंत्र के 1.25 लाख जाप करने से शनि महाराज ठीक होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये मंत्र लॉक्ड है, कीलित है। इसके अनलॉक का पैटर्न हमें नहीं मालूम। आप 1.25 लाख नहीं 1.25 अरब कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। वहीं आप देखिए कि लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं। महामृत्युंजय में भी कुछ ऐसी चीज है जो मंत्र का लोग उस तरह से उच्चारण नहीं कर पाते, वरना महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण का, मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में डीजी ईओडब्ल्यू थे के.एन. तिवारी साहब, उनकी वाइफ हार्ट पेशेंट थी और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इनको आप हवाई जहाज से ले ही नहीं जा सकते। ले गए तो चले जाएंगे। मेरे से संपर्क हुआ, अब तो हम लोग आपस में बहुत प्रेम भी करते हैं। हमने कहा कि सर महामृत्युंजय जाप करा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। कहले हमको विश्वास ही नहीं है। मैंने कहा सर आप बैठिए तो सही। 9 पंडितों के साथ मैं स्वयं बैठा। और तीसरे दिन चमत्कार हुआ। भोपाल में जो हार्ट के बड़े डॉक्टर हैं स्कंद त्रिवेदी साहब, उन्होंने कहा ये तो इस हालत में है कि ये स्वयं हवाई जहाज में बैठ के जा सकती हैं। और वो 9वें दिन जब महामृत्युंजय कंप्लीट हुआ तो वहाँ से पेसमेकर डलवा के लौट भी आई थी। उस जमाने में एस्कॉट का हॉस्पिटल हुआ करता था दिल्ली में। तो इसको हम एक एक्सीडेंटल कुछ ठीक हो गया ऐसा क्यों ना माने? हम ऐसा क्यों माने? ऐसा मास में तो नहीं दिखाई देता कि हम मास रिकवरी कर रही है। नहीं, मैं आपको उसमें दूसरी तरीका बताता हूँ। उच्चारण का खेल है, बोलने का खेल है। अच्छा, जिनके पास जो लंबे समय तक एक ही चीज की प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमको बचपन में सिखाया गया कि भाई ऐसे उच्चारण करना है, ऐसे पढ़ना है, तो हम लगातार उस तरह की प्रैक्टिस करते रहे। हमारे साथ जो लोग विद्वान लोग बैठे तो उन्होंने भी उसकी प्रैक्टिस, हमने करवाई उनको प्रैक्टिस, उन्होंने उसी प्रैक्टिस के साथ किया। तो उस प्रैक्टिस का नतीजा ये हुआ कि उनको प्रतिफल मिला। तो बताने का तरीका ये है कि ईश्वर अभी भी साक्षात है। उसको करने का अपना एक तरीका होता है, आप उस तरीके से करिए और उसका आप परिणाम देखिए, हमेशा सुखद होता है। पंडित जी के साथ, आदरणीय पंडित जी के साथ हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। इस समय है एक ब्रेक का, हम लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पुनः। हम आदरणीय पंडित अरविंद तिवारी जी के साथ जो चर्चा है उसको आगामी दिशा की तरफ हम अग्रसर करते हैं। जी, आपका YouTube चैनल देखना हुआ, एक अवसर मिला, तो उसमें आप अपने आप को भारत का नास्त्रोदशम ऐसा बोलते हैं जी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब हम क्यों बोलते हैं ऐसा? उसके पीछे का कारण है कि मध्य प्रदेश में एक और YouTube चैनल था, तो उस पर मैंने पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, उनकी 8 महीने पहले मैंने भविष्यवाणी की थी। अच्छा। कि कैप्टन साहब जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे और बीजेपी में आ जाएंगे। और वो हुआ। अच्छा, मेरा फोन से उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि वो टिपिकल पंजाबी बोलते थे, तो उनके एडीसी साहब ने मेरी बात कराई। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा आपने मेरी कुंडली कैसे देखी? मैंने कहा सर आपकी चेहरे से बना ली थी मैंने कुंडली, जो डेटा मिला वो बना लिया। तो कहले पंडित जी तुसी तो भारत दे नोस्ट्राडामस हो। तो फिर मेरे को वो उन्होंने चूंकि अपने श्रीमुख से वो उपाधि मुझे दी। नोस्ट्राडामस एक एस्ट्रोलॉजर था, फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, जो पहले से किसी भी चीज के बारे में लिख देता था। अच्छा, मेरी भी ख्याति वही है कि मैं पहले से लिख देता हूँ, पहले से बोल देता हूँ। तो उस कारण से उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मुझे वो शब्द बहुत पसंद आया, तो वहां से वो उपाधि मैंने वहां से ली और अपना YouTube चैनल भी मैंने उसी नाम से शुरू किया कि भारत का नोस्ट्राडामस पंडित अरविंद तिवारी। मैं उसी स्वरूप में भविष्यवाणियां करता हूँ। अच्छा, प्रयास ये करता हूँ कि कभी किसी का बुरा ना हो, और सहज भाव में जो बेहतर हो सकता है उसको सहज भाव में करूँ। तो अब हम आपके नास्त्रोदमस वाले स्वरूप में थोड़ा सा वो चाहेंगे कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि इस समय जो हमारे देश का जो परिप्रेक्ष्य है, जो माहौल है, वो राजनीतिक माहौल है, और निश्चित रूप से हम देश पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में जो एक माहौल चल रहा है और आज जो मतदान होगा उसमें निश्चित रूप से हम एक नई सरकार की गठन के लिए पूरी जनता जो है अपने चरणबद्ध तरीके से बढ़ती जा रही है। अभी कुछ मैं एनालिसिस पढ़ रहा था जिसमें योगेंद्र यादव हैं जो पहले सेफोलॉजिस्ट हैं, और प्रशांत किशोर जी भी, इन लोगों की भी मैंने एनालिसिस देखी। इसके साथ साथ कई जो एस्ट्रोलॉजिस्ट
हैं बड़े एस्ट्रोलॉजर, उनकी भी मैंने एनालिसिस देखी, आपके भी यूट्यूब चैनल पे मैं गया था, उसको भी मैंने देखा। तरह तरह की अनुमान, कुछ अपने कैलकुलेशन पे, कुछ अनुभव पे और कुछ एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। तो कोई कह रहा है कि नहीं सरकार नहीं बनेगी, कोई कह रहा है कि बनेगी, रिपीट करेगी, तो तरह तरह की कैलकुलेशंस आ रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना, पहला जानना चाहूँगा। दूसरा, इसी श्रृंखला में ये भी जानना चाहूँगा कि यदि एक ज्योतिषी गणना ये कह रही है कि बहुमत नहीं मिलेगा एनडीए को, एक ज्योतिषी गणना ये कह रही है कि बहुमत मिलेगा, रिपीट करेंगे, अच्छे नंबर से आएंगे, इन दोनों में मतभेद क्यों है? देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में अधिकांश भविष्यवाणियाँ गलत क्यों होती हैं और सही, जिनकी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं तो क्यों होती हैं? 3 कारण जी। सबसे पहला तो हमको ये देखना है कि आखिर चुनाव किन किन के बीच में हो रहा है। जी। आप हिंदुस्तान में इस बार आप देखिए कि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 7 का अंक आपने देखा। इसके बाद आप देखिए कि हर तारीख को आप देखिए किस किस तारीख को चुनाव हो रहा है, वो तारीख किसके फेवर में है, उस दिन चंद्रमा किस राशि में है। क्योंकि क्या होता है, वोटर तो मतलब दिनांक भी काउंट करेगा, चंद्रमा भी काउंट करेगा, दिन भी काउंट करेगा। बिल्कुल। तो आप देखिए कि मुझे लगता है कि भाजपा में कोई ना कोई ऐसा ज्योतिष जरूर रहा होगा जिसने चुनाव आयोग को ये सलाह दी कि इस तारीख को वोट। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने कहा था कि यदि लोकसभा की चुनाव होंगे तो अप्रैल और मई में ही होंगे। जी, अप्रैल, भविष्यवाणी आपने करी थी। बिल्कुल, मैंने कहा था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसा था जिसने चुनाव आयोग को डेट जो है वो बताई है कि इस तारीख में चुनाव होगा। तो बीजेपी 400 का आंकड़ा तो नहीं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी कहा है 368 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। सीट वाइज सीट मैंने उसका कैलकुलेशन भी किया है। देखिए, उसके पीछे का बिल्कुल सिंपल लॉजिक है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अब इस समय तो ये हो रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो विशुद्ध रूप से चेहरों के आधार पे हो रहे हैं। चेहरे कौन कौन से? सबसे बड़ा चेहरा हमारे देश का माननीय नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा चेहरा माननीय राहुल गांधी जी का। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, विथ योर काइंड परमिशन। अरे प्लीज करें सर। तो जैसे पहले चुनाव बीजेपी लड़ती थी, कांग्रेस लड़ती थी, पार्टियां लड़ती थी। अब जो चुनाव है वो व्यक्ति विशेष के नाम से लड़ा जा रहा, पार्टियां गौड़ हो गई। उनके जो पूर्व नेता थे, संस्थापक थे, जिन्होंने उस संघर्ष के साथ पार्टियों को खड़ा किया, वो गौड़ हो गए। तो ये जो चेंजेस है, ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है वर्तमान के रिजल्ट को लेने के लिए? तो उसमें ज्योतिषी गणना, आप हमारे ख्याल से आपका गणना करने का वो बढ़ गया, क्योंकि अब चेहरे भी हो गए, वो जिनके नाम से लड़ा जा रहा है उनको भी टारगेट में रखना है, पार्टी को भी रखना है, देशकाल परिस्थितियों को भी रखना है। और ये भविष्य में भी इसी तरह के मूवमेंट में जाएंगे कि वो उसमें कुछ करेक्शन होगा, फिर पार्टियां उभर के आएंगी कि नहीं? मैं आपकी बात को बताता हूँ। देखिए, 2014 तक का तो जो चुनाव था वो तो भाजपा के नाम पे लड़ा गया जी। लेकिन 2019 से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, 2000 खासतौर से 15 के बाद अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो वो भी उन्हीं के नाम पे लड़ा गया जी। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तो थी नहीं थी, केजरीवाल साहब थे। अब आप देखेंगे 2019 में जो चुनाव लड़ा वो भी विशुद्ध रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। और इस बार के चुनाव में तो आप देख लीजिए, हर भाजपा का नाम कहीं नहीं है, हर जगह मोदी जी की गारंटी, मोदी की सरकार। भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। तो माने चेहरा कौन है? नरेंद्र मोदी। तो चुनाव का परिणाम किसके आधार पर होगा? केवल नरेंद्र मोदी जी की। और कुंडली किसके आधार पे हम लोग भविष्यवाणी करेंगे? केवल नरेंद्र मोदी जी के आधार पर। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को सामने रखा। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और भाजपा की कुंडली में 2 चीजें बहुत सिमिलर हैं। सबसे पहली चीज, नरेंद्र मोदी जी भी वृश्चिक राशि के जातक हैं और भारतीय जनता पार्टी भी वृश्चिक राशि की जातक है। इसलिए हमको गणना करने में, भारतीय जनता पार्टी की गणना करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि दोनों की राशि लगभग एक जैसी है, सेम समीकरण। तो मोदी जी और भाजपा के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कांग्रेस में आते हैं तो वहां थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। अच्छा, आपको बताऊं, इस पूरे चुनाव में एक राशि है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, इस पूरे इलेक्शन में। हाँ, कैसे आपको बताता हूं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की राशि वृश्चिक है, राहुल गांधी भी वृश्चिक राशि के जातक है। अच्छा। और आप देखिए कि ज्योतिष में एक बहुत सटीक बात की जाती है कि 2 एक राशि के जातकों में कभी नहीं पटती।
माने हम लोग विवाह भी कराते हैं या सारी चीजें कराते हैं तो राशिगत व्यवहार देखते हैं कि भैया तो राशि विवाह में भी राशि अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग होना चाहिए। एक राशि वालों से विवाह नहीं कराया जाता, क्योंकि मान लीजिए यदि एक राशि वाले हो गए तो उनके आपस में कभी तो पटेंगे। ये तो समझ में आया सर कि राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी जी से नहीं पटेगी, पर जब बीजेपी भी वही है और मोदी जी नहीं, भी वही है, बीजेपी को तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बीजेपी इसलिए। एक पार्टी है, व्यक्ति ओके। नहीं है। व्यक्ति तो राहुल गांधी हैं केवल। तो राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं, तो इस कारण से दोनों में एक विद्वेष है। अच्छा, आप एक और चीज देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी वृश्चिक राशि की जातक है। अच्छा, तो आप देखिए राहुल जी और प्रियंका जी में भी बहुत ज्यादा पट्टी नहीं है, उन दोनों के भी अपने अपने गुट हैं। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण पंजाब का आप देख सकते हैं। आज पंजाब में कांग्रेस की जो दुर्दशा है वो प्रियंका और राहुल की लड़ाई झगड़े के कारण हुई, क्योंकि प्रियंका जी ने नवजोत सिद्धू, जो कि एक और वृश्चिक राशि के जातक थे, उनको आगे बढ़ाया, तो जिसके कारण पंजाब पूरी तरह से खत्म हो गया। माने आज पंजाब में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं, कल सरकार थी, आज टोटल खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो आप देखिए कि एक राशि ने कहां कहां, तो ये कमाल वृश्चिक राशि का कमाल है। तो ये केवल हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से वृश्चिक राशि हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम फिर से अपनी बात को जारी रखेंगे। धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे वृश्चिक राशि को लेकर। तो पंजाब की जो हालत हुई वृश्चिक राशि के कारण हुई। और आप देखिए कि हिंदुस्तान में इस बार का भी जो चुनाव है वो दो वृश्चिक राशियों के बीच के द्वंद्व का चुनाव है। माने एक और तीसरी वृश्चिक राशि है जिसको हम भूल गए बात करना, वो थी नीतीश कुमार, जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने रखी। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के वो जातक हैं जी। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में इस समय पॉलिटिकल जो सिनारियो बना हुआ है, वृश्चिक राशि मेन है उसमें वृश्चिक राशि। अब जीतेगा कौन? वृश्चिक राशि वाला जीतेगा। बड़ा सिंपल सा गणित है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो राशि है वो वृषभ राशि है। एनडीए फिर आता है, एनडीए ना से आता है, वो फिर वृश्चिक राशि है। तो इस बार बहुमत में किसकी सरकार आएगी? एनडीए की आएगी, वृश्चिक राशि की आएगी। बड़ा सिंपल सा है। और आप देखिए पहले चरण के चुनाव के बाद गुरु का जो गोचर है वृश्चिक राशि में, पंचम भाव की राशि होती है मीन राशि, माने उसका स्वामी होता है गुरु। वो पहले बैठा हुआ था छठे भाव में, तो शत्रुओं का विनाश कर रहा था। अब वो बैठा सप्तम भाव में, माने जनता के भाव में। वोट कहाँ से मिलते हैं? जनता से मिलते हैं। तो वो फिर आ गया सप्तम भाव में। तो भर भर के वोट मिलना है। बेशक इस बार ये होगा कि पहले जो प्रत्याशी जीतते थे 4 लाख से 5 लाख से, वो उसका एक परसेंटेज घट जाएगा, 1 लाख 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन कैंडिडेट जो जीतेंगे वो वृश्चिक राशि की पार्टी के जीतेंगे। वो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के आधार पर जीतेंगे। तो अभी इसमें जो अभी हम लोगों ने सवाल रखा था इस पे आपसे कि पार्टी गौण हो गई है जी, नाम प्रबल हो गया है, नाम प्रबल माना कि यहाँ पर वृश्चिक एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन भविष्य में क्या पार्टियां इसी तरह गौड़ होती चली जाएंगी या नाम से ही इस तरह से होगा कि ये केवल नरेंद्र मोदी का एक ऑरा है जो इस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें इस बारे में भारत की कुंडली को भी देखना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे। वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश है भारत। पुष्य नक्षत्र में भारतवर्ष का जन्म हुआ है। अच्छा, भारतवर्ष के सप्तम भाव की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो जब वृश्चिक राशि वाला या कन्या राशि वाला या मकर राशि वाला कोई जातक होगा तो देश में वो प्रमुख होगा, ना कि पार्टी प्रमुख होगा। तो ये आने वाले भविष्य में भी यही संकेत है। तो यदि हम बात करें इस बात को लेकर कि भविष्य में भारत में क्या होने वाला है, तो भारत का भविष्य अब व्यक्तिवादी स्वरूप में आने वाला है। अमूमन आप देखिए कि भारतवर्ष में परिवर्तन होना है, सत्ता निसंदेह भाजपा के हाथ में जानी है। तो बात जो की जाती है भारतवर्ष में परिवर्तन की, तो आने वाले दिनों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारत की राजनीति में को देखने को मिलेगा, भारत की राजनीतिक दिशा को में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आप अमूमन देखेंगे कि छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि अब इनका अस्तित्व आने वाले वर्षों में लगभग समाप्त सा हो जाएगा। आप 5 साल के बाद देखिए, आपको उत्तर प्रदेश में हो सकता है अखिलेश यादव उस स्वरूप में ना दिखाई दे, बसपा एक छोटी पार्टी के स्वरूप में आ जाए।
अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी लगभग समाप्त सी हो जाए। फिर इसके बाद आप आइए तो दक्षिण भारत में छोटी छोटी पार्टियां हैं, वहीं पर आपको अस्तित्व दिखाई देगा। पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, माने ऊपर आप जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तक आएंगे तो 2 ही पार्टियां आपको दिखाई देंगी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सबसे छोटी पार्टी नेशनलिस्ट में कांग्रेस होगी। तो ये आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का स्वरूप होगा। तो आपने सर जैसी भी बातें बताई, तो आपकी बातों से यह भविष्यवाणी हो रही है कि एनडीए की सरकार बननी है। मोदी जी की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की और बीजेपी की भी है, और वो प्रबलता के साथ यह कह रही है कि उनको बहुमत मिलना है। बिल्कुल। लगभग क्या सीटों का अनुमान आप बना रहे हैं? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 316 से 320 अपने दम पे मिलना चाहिए जी। और एनडीए का जहां तक प्रश्न है वो 368 से 370 के आसपास पहुंचना चाहिए। मतलब वो 400 के आर पार पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि 368 से 370 के पास तक तो बहुत आसानी से पहुंचेंगे और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार हो जाए। आपने अपनी बातों में कहा है, अपनी यूट्यूब में मैंने देखा जो उसमें आपने कहा कि सीट वाइज भी आपने कैलकुलेशन बना रखा है, स्टेट वाइज भी आपने कैलकुलेशन बना रखा है, और आपने अपने एक पूर्व वक्तव्य में ये कह रखा है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जी। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि स्टेट वाइज यदि हम कैलकुलेशन देखें तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियाँ बनेंगी, एज वेल एज सिमिलरली कहाँ हम बीजेपी को फायदा होगा, किन राज्यों में कहाँ मेजर नुकसान होगा? देखिए, मैंने पिछले 2019 के चुनाव में भी जो लोकसभा के हिसाब से सीटों का प्रेडिक्शन किया था, हिंदुस्तान में एकमात्र ज्योतिषी था जिसने भारत के इस चुनाव में लोकसभा वाइज सीट का प्रेडिक्शन किया था कि किस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। और हमारे मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश जी, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल के बारे में लिखा था कि 18 सीटें आपको प्राप्त होंगी, तो उन्होंने हंसी मजाक में मुझसे कहा कि पंडित जी 25 लिख देते तो हमको 25 मिल जाती। तो मैंने कहा भाई साहब, जो मेरे को विश्लेषण समझ में आया मैंने वो लिखा। इस बार हालांकि मैंने वहाँ पे 22 सीटों का प्रेडिक्शन किया। बंगाल का बढ़ेगी सीटें, 18 से 4 सीटें बढ़ सकती हैं, बल्कि हो सकता है कि 22 से भी बढ़ के 25 तक हो जाए, लेकिन 22 सीटें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। और हर स्टेट वाइज स्टेट मैंने बात की, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा लोकसभा के हिसाब से एक बड़ा प्रदेश है जहां पर 80 सीटें हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जिसमें जो कि संजय निषाद की भी पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी है, राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी है, तो इन सबको मिला के भारतीय जनता पार्टी 71 का आंकड़ा वहां पे जरूर छुएगी 80 में से। मतलब 9 से 10 सीट प्लस में जाएगी। बिल्कुल जाएगी। और नुकसान कहाँ मेजर दिख रहा है आपको? नुकसान मुझे लगता है महाराष्ट्र में होना चाहिए, नुकसान मुझे लगता है थोड़ा बिहार में होना चाहिए। तो बिहार में पिछले दफे 17 सीटें बिहार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पूरी की पूरी सीट रिटेन कर रही है, लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं, खासतौर से जिनमें हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, मुझे लगता है नीतीश कुमार और वहाँ पे रामविलास पासवान जी के जो चिरंजीव हैं उनमें 1-2 सीटें, 40 सीटें हैं, 40 में से भी 36 सीटें देता हूँ बिहार में। 3 सीटों का नुकसान मेरे को लगता है कि बिहार में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में युति बनाकर चुनाव लड़ा था, तो लगभग 40 सीटें उन्होंने पाई थी, 8 सीटें वो दूसरे दलों के पास गई थी। इस बार मुझे लगता है कि वहां पर 38 या 36 से 38 सीटें वहां पर, अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। 4 सीटों का वहां नुकसान हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई जगह से रिटेन करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल से वो रिटेन कर रही है। आप नॉर्थ ईस्ट की सीटें चले जाइए, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी स्ट्रेटेजिस्ट है जिसने योजना बनाई, वो कितना जबरदस्त तरीके से सोचता है। यदि किसी पॉकेट से हमको नुकसान हो रहा है तो हम उसको कहाँ से रिकवर करते हैं। तो आप देखिए, किसी ने सोचा ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में क्या रिकवर करते हुए आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में उधर तो पूरा बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए ऊपर से आइए, अरुणाचल में 2 की 2 सीट, मिजोरम में उनको 1 सीट मिलेगी, मिजोरम में, नागालैंड में वो 1 सीट जीतेंगे। तो क्या इसमें जैसे जो पूर्व राष्ट्रपति जी हमारे रहे, प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के रहे हैं, और उधर भूपेन हजारिका जो लोक संगीत के असम के रहे हैं, उन दोनों को भारत रत्न देने का उनको बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, हर चीज को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में वो प्रयोग किए जो कोई नहीं कर पाया।
भूपेन हजारिका का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में दोनों और उन्होंने इसके अलावा एक चीज को और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक और वहां पर सबसे बड़ा नाम है हेमंता विश्वा शर्मा का, जो कि वहां के नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य कहे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का पूरा नॉर्थ ईस्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गोदी में डाल रखा है। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति, वहां पे जनजातियों की राजनीति, वहां कोई हिंदू नहीं है, वहां पूरे जितना भी नॉर्थ ईस्ट है वो सब जनजातियों और छोटी छोटी सी उपजातियों में बटा हुआ है। आप आसाम में ही चले जाइए तो आसाम में इतना बटा हुआ है, लेकिन आसाम में उन्होंने जो रणनीति से काम किया, वहां पर आप देखिए 3 जिले तो ऐसे हैं जहां पर 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बदरुद्दीन अजमल साहब की जो पार्टी है, जो वहां पे 3 सीटें हमेशा लाती थी, अब वो 1 सीट जीत पाते हैं। और उन्होंने इस तरह की रणनीति अपनाई कि वो पूरी की पूरी 2 सीटें वहां से लेके जा रहे हैं। तो इस बार आप देखिए कि 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी आसाम में, और 1 सीट बदरुद्दीन अजमल की जो उनकी खुद की सीट है, जो कि वहां पे 100% मुस्लिम डोमिनेंस है, तो वो मिलना है उनको। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का पॉकेट, ये इनका इधर का जहां डेफिसिट होगा उसको वो प्लस कर लेगा। और साउथ के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पहली बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में खाता खोलने जा रही है। तमिलनाडु में एक जमाने में 2004 में उनको कन्याकुमारी की सीट मिली थी, तो इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने जो छोटा सा गठबंधन बनाया, जिसमें पीएमके और छोटी छोटी सी जो पार्टियां हैं, और इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि इस बार उन्होंने जो के अन्नामलाई को जो लेके आए हैं, क्या लीडर है। और आप देखिए कि पूरे तमिलनाडु में उसने जो है तहलका मचा रखा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को पहली बार तमिलनाडु में 3 सीटें मिलने जा रही हैं, और एनडीए को मुझे लगता है कि 3 और सीटें मिलना चाहिए, तो वहां पर 6 सीट बन जाएंगी। हाँ, तो जो बात होती है 6 सीटों की या 6 से 10 सीटों की, तो वो तमिलनाडु में मिलने जा दिख रही है। और साउथ में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? केरल की बात करते हैं। केरल में आप देखिए संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं, और संघ का सबसे ज्यादा काम है केरल में। पहली बार केरल में भी 3 सीटें दिखाई देती हैं। अच्छा, तो आप देखिए कि केरल में 3 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद आप आ जाइए, एक और स्टेट है आंध्र प्रदेश, जहां पर वाईआरसीपी माने वाईआर जो राजशेखर थे, उनकी कांग्रेस वहां पर सरकार में थी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इस बार टीडीपी वहां पर एक तरफा एनडीए माने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीट जीतेगी, जिसमें तेलुगु देशम एक बड़े भाई के स्वरूप पे रहेंगे। पवन कल्याण की जो जन सेना वाली पार्टी, वो भी 1 सीट जीतेगी। तो 25 में से 22 से 23 सीटें वहां पर एनडीए जीतने जा रहा है। कहां पर? आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में आप किसी भी नेशनल मीडिया पे आपको कहीं सुनाई भी नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। और सभी मैंने देखा कि जितने भी एनालिसिस हैं वो नॉर्थ इंडिया में क्या नुकसान हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट वेयर दे आर गोइंग टू गेन वो उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। अब आप आइए कर्नाटका में, जहां बीजेपी को नुकसान होगा। पिछली बार 25 सीटें जीती थी 28 में से। इस बार एनडीए, जिसमें जनता दल सेक्युलर, जो कि हरदन हल्ले देवगौड़ा साहब के बेटे की पार्टी है, को मिलाकर 21 से 22 सीटें एनडीए वहां पर लेने जा रहा है। कर्नाटका में ज्यादा नुकसान नहीं है, 4 सीटों का नुकसान होगा वहां भी, लेकिन वहां से भी वो गेन कर रहे हैं। तो आप देखिए, अच्छा इसके बाद आप आइए तो पौंडीचेरी की भी एक सीट है, जो हमारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब उनके ऊपर भी किसी ने बात नहीं की। पौंडीचेरी की भी एक सीट है जो कि बीजेपी के खाते में जाने वाली है। तो एक एक सीटें करके आप अपनी गणना को बढ़ा रहे हो। जैसे कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा की सीटें जीतने के लिए छोटी छोटी बूंदों को इकट्ठा किया है। आपको एक और सीट के बारे में बताता हूं, शायद भारतीय राजनीति के उसमें किसी ने बात ही नहीं करी, वो है दमन और दीव की सीट, जहां पे हमेशा निर्दलीय जीतता था। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीतने जा रही है। अच्छा, तो आप देखिए कि इस तरह की छोटी छोटी सी जो सीटें हैं, जिन पे अब बात कहाँ होती, उन्होंने कहा साहब गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और राहुल जी यहाँ रैली कर रहे हैं, प्रियंका जी, डिम्पल जी यहाँ रैली कर रहे हैं। आप देखिए इस बार मैनपुरी में हालत खराब है डिम्पल जी पिछली बार कन्नौज से हार के गई। सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी की पे लड़ाया अखिलेश जी ने, ताकि उनकी धर्मपत्नी वहां चली जाए। कन्नौज से खुद लड़ने गए सुब्रत पाठक के खिलाफ। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि मैं हर प्रत्याशी का नाम कैसे जानता बोलने वाला था। बिल्कुल हाँ।
क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हर एक की कुंडली को पढ़ते हैं, आप सोचिए कि ये पूरे डाटा कलेक्शन आप इजीली, आपको कैसा लगता है कि क्या 100% सही कुंडलियां मिल पाती हैं आपको? थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि चेहरा देख के, जैसे आपके सामने ही बैठे हुए हैं तो आपके चेहरे को पढ़ लिया कि भाई कर्क लग्न या वृश्चिक लग्न की कुंडली होना चाहिए, तो एक मोटा मोटा बना लिया। चेहरे पे जो राशि का एक प्रभाव दिखता है तो वो राशि का प्रभाव बना लिया, उससे अपना एक एनालिसिस। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं रोज उस पे हमेशा 24 काम ही कर रहा हूँ वही, हाँ, काम, उसमें माने ज्योतिषी खाते, ज्योतिषी पीते और ज्योतिषी सूंघते, तो हर चीज में ज्योतिष है। तो ये जो आपने सीट वाइज पूरा कैलकुलेशन बना रखा है जी। और फाइनली आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है 400 के आर पार जी। संख्या को पाते हुए, आपने इसको भी विधिवत विश्लेषित किया कि कहाँ नुकसान है तो कहाँ वो गेन कर रहे हैं। जी। इसी तारतम्य में अपन, यदि हम आपकी विधानसभा की कुछ और कुछ लोकसभा की उनको लेते हैं, भविष्यवाणियों। भविष्यवाणियों को पकड़ते हैं, तो जैसा कि आपने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी जीतेंगे जी। पिछले विधानसभा में, कमल पटेल जो दोनों पूर्व मंत्री जी। जी। नहीं जीते, जो आपकी जी। भविष्यवाणी का जी। अंश था। आपने एक भविष्यवाणी में ये भी कहा था कि हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है चुनाव लड़े, हाँ, चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़े। अच्छा। और आपने ये भी कहा था कि यदि वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं जी। तो लगभग 10 से 20 सीटों का फायदा बीजेपी को मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये कहीं भविष्यवाणियां सत्य नहीं हुई, जी। उसके पीछे आपका क्या एनालिसिस रहा? देखिए, 2 एनालिसिस थे। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके खासतौर से, चूंकि पूरा चुनाव लड़ा गया, मैंने उस चुनाव में ये हमेशा कहा कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे सर। तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बने जी। अच्छा, मैंने उसमें ये भविष्यवाणी भी की थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ। गलती कहाँ हुई, मैं उस जिसको मैंने लोकसभा में दोहराने की कोशिश नहीं करी। एनालिसिस हम किस आधार पे कर रहे थे, भाजपा और कांग्रेस। लेकिन गलती हुई कि चुनाव किस आधार पे लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पे लड़ा गया। तो हमको चलना चाहिए था नरेंद्र मोदी के आधार पर, वो कैलकुलेशन नहीं हो पाया। नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हारे। नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर, चूंकि वो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, ढैया शनि चल रहा था। मैंने उनसे भी चुनाव से पूर्व हमारी भेंट हुई थी, तो मैंने कहा था कि भाई साहब, आप एक नीलम जरूर पहनिएगा, चूंकि शनि आपके ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा टफ चुनाव है। तो चूंकि मेरे पास जो उनके प्रतिद्वंदी थी, जिनकी कुंडली मुझे मिली, तो उसके आधार पर मुझे ये लग रहा था कि नरोत्तम जी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बाद में जब उनकी कुंडली मुझे कहीं और से प्राप्त हुई, तो उसमें ये सिर्फ कुंडली के विश्लेषण का है। आप यदि वहीं पे एक और चीज आपको मैं बताऊं कि नरेंद्र सिंह तोमर का चुनाव सबसे ज्यादा कठिन था। आपने देखा होगा, मैंने नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में भी एक वीडियो जारी किया था कि नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीतेंगे, जबकि हर आदमी ने कहा चुनाव हारेंगे। दूसरा एक और वीडियो आप देखेंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी का संजय शुक्ला जी के खिलाफ लड़ रहे थे। मैंने उसमें लिखा था कि 25,000 से ज्यादा मतों से वो जीतेंगे, तो वो जीते भी। कमल पटेल जी के साथ भी यही हुआ, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी जो कुंडली मेरे को मिली विरोधी की, वो प्रॉपर नहीं थी। जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी पे क्या कहना है? धीरेन्द्र शास्त्री जी पे मेरा ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को चुनाव का ऑफर तो हुआ था, जितना मुझे ज्ञान है, लेकिन वो थोड़ा राजनीति से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। वो अभी अपने आप, लेकिन आपने एक लाइन ये भी बोली है कि यह कुंडली यह प्रदर्शित करती है कि ये राजनीति में आएंगे। 100% आएंगे, और उनको राजनीति में आना ही पड़ेगा। उनकी कुंडली इस बात को बताती है। देखिए, समय समय पर देखिए, हर एक का अपना एक दौर आता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का दौर चल रहा है, राम कथाएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, तो ये दौर चलता रहेगा। लेकिन उस दौर के बाद एक दौर आएगा कि उनको राजनीति में आना पड़ेगा। पंडित जी के साथ, आदरणीय पंडित जी के साथ हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। इस समय है एक ब्रेक का, हम लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार पुनः हम अपनी बातों को निरंतरता से जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो इसी श्रृंखला में मैं थोड़ा सा नए उसमें आना चाहूंगा, इसके आगे को बढ़ाते हुए, चर्चा को बढ़ाते हुए। जी, तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में बात को आगे बढ़ाते हुए, सर, ये पहली बार हुआ मेरे याददाश्त से, हो सकता है कि 2 मुख्यमंत्री पद में रहते हुए उनको जेल में जाना पड़ा जी, झारखंड और दिल्ली। और अभी अरविंद केजरीवाल को तो पैरोल मिली है, 2 तारीख को उनको फिर सरेंडर करना है कोर्ट के सामने, और उनको पैरोल मिली नहीं। लेकिन केजरीवाल जी का भविष्य और उनकी पार्टी का भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो कुंडली है, वो वृश्चिक लग्न वृषभ राशि के जातक हैं जी। अच्छा, आप देखिए कि उनको जिस तारीख को अंतरिम जमानत मिली, जिसको अपन पैरोल भी कह सकते हैं, तो वो किस तारीख को मिली? जिस दिन गुरु का ट्रांजिट वृषभ राशि में हुआ। कब? 5 मई को। उसके बाद मिली।
तो आप वो देखिए बसपा ने उनका फिर वहां पर सपोर्ट किया। वहां से सपोर्ट किया। अब इस समय गुरु अस्त हो रहा है 1 जून को, तो 2 को चले जाएंगे। 2 को वो चले जाएंगे। हम्म, तो आप देखिए कि उसके बाद उनकी जमानत बहुत लंबे समय तक नहीं होनी है। मुझे मैंने लगता कहीं पर पढ़ा था जी किसी की भविष्यवाणी, जिसमें उनका ये कहना था कि आगामी मार्च के पहले इनकी जमानत नहीं होगी। 1 वर्ष तक मुझे लगता है कि इस साल की होली दीपावली सब उनकी जेल में मनेगी। हम्म, और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के जो उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चित भविष्यवाणी मेरी थी कि उनका जेल जाना निश्चित है, और मैंने बाकायदा लिखा था कि उनकी होली दीपावली सब जेल में ही मनती रहेंगी। मनीष सिसोदिया जी की कुंडली मिली, उसके आधार पे बताया। तो मनीष सिसोदिया जी को कब तक दिख रही है मनीष जमानत? सिसोदिया जी भी इस साल जेल में ही रहेंगे। अभी इस साल भी छूटने की कोई संभावना है उनकी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती। परंतु अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का भविष्य मुझे लगता है 3 या 4 वर्षों से ज़्यादा नहीं है। 2027 जून में जब शनि का ट्रांजिट होगा मेष राशि में, मेष राशि में शनि नीच का होता है, 7.5 उनके ऊपर प्रारंभ होगी, वहां से अरविंद केजरीवाल का सबसे बुरा दौर शुरू होगा। और मुझे लगता है वो उस 2.5 साल में 2030 तक आम आदमी पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म सा हो चुका होगा। दिल्ली पंजाब जहां अभी उनकी सरकार है वो टोटल सब मिला के। दिल्ली में तो चुनाव होंगे नहीं, ये भविष्यवाणी मैंने बहुत साल पहले की थी कि 2025 में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं वो नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव है। अब दिल्ली या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ कोई चुनाव नहीं होगा। ये आपने एक प्रश्न कुंडली बना के हमसे किसी मित्र ने दिल्ली में पूछा था, तो हमने तो ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी बड़ी है। भविष्यवाणी है। राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे, इसके बारे में भी मैंने कहा था। राघव चड्ढा ने उसी डर के कारण राज्यसभा की सांसदी वो या तो छोड़ रहे हैं या छोड़ दी है, सेहत उनकी खराब होने वाली है, तो वो राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होंगे। राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन तीनों को लेकर मैंने भविष्यवाणी की थी कि जेल जाएंगे। वो जेल की यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली में कभी चुनाव नहीं होंगे 2025 के बाद, आखिरी चुनाव है, तो दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे। ये भविष्यवाणी सब मेरी 2-2 साल पुरानी है, जो यूट्यूब पे या अलग अलग उस पर पड़ी हुई हैं, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो आप देखिए लगातार वो भविष्यवाणियाँ सच होती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी का ये लास्ट वो है, और मुझे लगता है कि इसके बाद एक सबसे बड़ी घटना जो घटने वाली है, जो स्वाति मालीवाल से शुरू हुई कि आम आदमी पार्टी के 10 लोग राज्यसभा सांसद हैं। तो आप देखेंगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 5 से 6 सांसद एक अलग पार्टी बनाकर, एक अलग ग्रुप बनाकर राज्यसभा में खड़े हो जाएंगे। तो राज्यसभा में उनके सांसदों की संख्या 2 से 3 रह जाएगी। और हो सकता है भविष्य में मनीष जो उनके जो एक और संजय सिंह वो भी भाजपा की ओर अग्रसर हों, तो उनके पास संजय सिंह भी मूव कर सकते हैं। संजय सिंह भी मूव करेंगे। तो आप देखेंगे भविष्य में आतिशी मार्लिना भी पार्टी छोड़ेंगी, संजय सिंह भी छोड़ेंगे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक या कुछ ऐसे लोग ही उनकी पार्टी में रहेंगे। जो व्यक्तिगतवादी पार्टी रहेगी, कहीं कहीं चुनाव लड़ेगी, एक आध चुनाव जीत गई, क्योंकि हरियाणा पंजाब में फ्री का उनका सिस्टम है। आने वाले सालों में भगवंत मान भी एक अलग गुट बना के अपनी अलग बनाएंगे। तो आम आदमी पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पे, मतलब वो स्टेज की तरफ शुरू हो गई। इसी तारतम्य में ये भी बनता है सवाल कि राहुल गांधी भी लगातार देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी यात्राएं करी और करीब से लोगों से कनेक्ट होने का कोशिश किया उन्होंने। प्रियंका जी भी लगातार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सक्रिय ही रही हैं। तो कांग्रेस और इन दोनों का राज्याभिषेक या राज तिलक या कि राजयोग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी जी का कोई भविष्य है। इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी राजनीतिक परिदृश्य से दूर हो जाएंगे और वो 2029 के आसपास प्रकट होंगे, जब अगला चुनाव होगा देश में। क्योंकि मुझे लगता है कि वो तभी आएंगे और कांग्रेस की जो बागडोर होगी वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में होगी, वही कांग्रेस को चलाती रहेंगी। राजनीतिक रूप से राहुल गांधी जो है वो भारतीय राजनीति के लिए नहीं बने, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी कुंडली चूंकि मिथुन लग्न। तो मतलब आपका कहना यह है कि क्या सज्जन व्यक्ति को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? नहीं, सज्जन को आना चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, राजनीति जो है वो बुद्धि का खेल है और वाणी का खेल है। जैसे हम और आप वाणी के रूप में बात कर रहे हैं तो शब्दों का चयन सोच समझ के करते हैं, क्योंकि ये चीज जनता के सम्मुख जानी है। हम क्या बोलेंगे इसका प्रभाव सभी पे पड़ना है।
तो हमारी वाणी इस तरह से होना चाहिए कि हम अब जनता को ये बता सकें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। राहुल जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, वो लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास करते हैं और उनके आसपास की जो कोटरी है उनको वो अपने तरीके से चलाना चाहती है। राहुल गांधी जी ने यदि 20 साल पहले 2004 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, बहुत छोटे से थे, उस समय से उन्होंने व्यक्तियों का चयन यदि सही तरीके से किया होता तो आज देश के वो प्रधानमंत्री होते और भारतीय राजनीति में बहुत आगे जाते। जैसे उनके फादर गए थे आदरणीय राजीव गांधी जी, वो भी शुरू की निगलिजेंसी है कि शुरू का कम जानना आज भारी पड़ रहा है। आज वो चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, भारतीय राजनीति को जातियों में नहीं बांटा जा सकता। अब भारतीय राजनीति में दो विषय हो गए, हिंदू और मुस्लिम। अब राजनीति इसी पे ही चल रही है। लेकिन समीकरण तो सभी जातियों का, चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे कुछ और हो, स्थानीय रूप में है। लेकिन देखिए, नेशनल लेवल हो। देखिए, भारतीय राजनीति में आरएसएस ने जो काम किया वो कोई नहीं कर पाया। आरएसएस ने सभी जातियों को इकट्ठा किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबको इकट्ठा किया और एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया। मैंने कई ऐसे आयोजन देखे। एक आयोजन में तो मेरा भी जाना हुआ। एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के यहाँ मेरे को आमंत्रित किया गया कि पंडित जी, आपका बहुत नाम है, आपको भोजन करने जाना है, क्या आप जा पाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल, सहज रूप में, हम एक ही शरीर में हैं, कोई भिन्नता तो है नहीं। तो ये काम संघ ने किया, मेरे को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और मैं गया। तो आप देखिए कि जब इस प्रकार की चीजें घटित होती हैं तो लोगों का विश्वास एक दूसरे के साथ बनता है और उस विश्वास को बनाने का काम आरएसएस जो अनुसांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो कर रहा है। तो यदि इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि ठीक है, कांग्रेस कमजोर हुआ, राहुल गांधी कमजोर हुए, जैसे कि आप कह रहे हैं अब 30 में नजर आए, 29 या 30 में नजर 29 में आएंगे, 29 में आएंगे। प्रियंका गांधी की भूमिका कहाँ देख रहे हैं और कांग्रेस का वापसी भी दिख रही है आपको? मुझे कांग्रेस की कोई वापसी होती नहीं दिखाई दे रही। तो क्या ये सतत चलता रहेगा? ये सतत चलेगा और भारतीय राजनीति में कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। तो क्या ये भविष्यवाणी सच होने वाली है कि अब देश में एक ही पार्टी रह जाएगी? बिल्कुल, ये बात सच होने वाली है। देश में एक ही पार्टी का शासन होगा और वो पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी, और एक ही पार्टी रूल करेगी। लेकिन मैंने कहीं पर किसी का स्टेटमेंट पढ़ा था सर कि राहुल गांधी का राजयोग भले ना दिखे, पर प्रियंका गांधी का राजयोग जो है 30 के बाद का कुछ है, ऐसा कुछ आपका कैलकुलेशन? मैं आपको बताऊं, प्रियंका जी की कुंडली को पढ़ लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं उनकी कुंडली पे। धनु लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं, चंद्रमा 12वें भाव में। मैं फिर वापस चंद्रमा पे आ रहा हूँ। चंद्रमा 12वें भाव का होता है तो जातक के अपने से ज्यादा दुश्मन होते हैं, हमेशा परेशान होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता। अच्छा, दूसरा, लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। आपको इसी चुनाव में दिख गया, राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना था और प्रियंका जी को रायबरेली से लड़ना था, ये लगभग तय हो गया। तो आप देखिए कि राहुल गांधी को अमेठी छोड़ के रायबरेली जाना पड़ा, क्योंकि वो सीट सोनिया जी की सीट थी और जहां पर सबसे ज्यादा काम प्रियंका जी ने किया। वो ये देखना चाहती थी कि राहुल जी वहां से चुनाव लड़के जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। मुझे लगता है इस चुनाव बहुत टफ होने वाला है। दिनेश जी, उनको संभव था बहुत टक्कर देंगे, लेकिन अंतोदगत आपका कैलकुलेशन क्या कहते हैं सर? लेकिन अंतोदगतवा जीत वहां पे राहुल गांधी की होगी। रायबरेली सीट तो उन्हीं के पास ही रहेगी। तो कांग्रेस को आप निकट भविष्य में सत्ता में वापसी के रूप में नहीं देख पा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, नॉर्थ से लगभग कांग्रेस समाप्त प्राय हो जाएगी, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में रहेगी वो पार्टी के रूप में, एक छोटी सी पार्टी के रूप में। अब क्या चुनौती देंगे? एक पार्टी जिसके पास 380 सीटें हैं और एक पार्टी जिसके पास 40 सीटें भी नहीं है। मुलायम सिंह यादव का एक कोटेशन मुझे 2012 का याद है, मैंने उनके बारे में एक भविष्यवाणी की थी जो किसी ने नहीं की थी। एक अखबार था, उसमें मैंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि अखिलेश यादव की कुंडली को मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुलायम सिंह जी की कुंडली के बारे में कहा था। तो मुलायम सिंह जी से मेरी जब मुलाकात हुई लखनऊ में, तो उन्होंने मेरे से कहा था, पंडित जी आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच है, मैं आपको एक राजनीतिक भविष्यवाणी बताता हूँ कि राजनीतिक अखाड़े में वही आदमी जीत सकता है जो कि सबसे शक्तिशाली हो। माने दो पहलवानों की लड़ाई होती है, जो मजबूत पहलवान होता है वो कमजोर पहलवान को हमेशा हरा देता है, और भारतीय राजनीति के परिदृश्य में भी यही हो रहा है। मजबूत पहलवान भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी हैं और कमजोर पहलवान कांग्रेस पार्टी है। यही सत्य है, यही होता रहा है, यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। तो सर, हम लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे 18 साल बाद नए मुख्यमंत्री आए हैं, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। और हमारे 18 साल से जो सतत हमारे मामा जी थे शिवराज जी, वो परिदृश्य से बाहर हुए हैं। इन दोनों के बारे में क्या भविष्यवाणी आप
कर पा रहे हैं? देखिए, शिवराज जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया। मैंने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के समय बोला था कि अब मुख्यमंत्री का उनके कुंडली में योग नहीं है, तो अब मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र में राजनीति करेंगे। केंद्र में एक राजनीति उनकी रहेगी, मंत्री पद मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अच्छा, बट दिस इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। हाँ, डिफाइंड नहीं है कि उनको मंत्री पद मिले। दूसरा, मोहन यादव जी की कुंडली अभी तो स्ट्रांग चल रही है, 11 महीने तो स्ट्रांग रहेगी। अगले साल मई के बाद उनकी कुंडली थोड़ी सी कमजोर होगी, क्योंकि शनि का ढैया प्रारंभ होगा। ये कमजोर होना क्या सत्ता से, पावर से च्युत होना दिखा रहा है? देखिए, क्या होता है, हमेशा इस बात को समझिए, शिवराज जी हटे क्योंकि उनकी कुंडली में मार्केश की दशा थी। वो छोटा सा ग्रह मार्केश था, जिसके कारण उनको सत्ता नहीं मिल पाई। वही स्थिति अगले साल मई के आसपास मोहन यादव जी की कुंडली में आने वाली है। शनि का ढैया और उनको एक और ग्रह परेशान करेगा, जिसके चलते हो सकता है कि शासन करने में उनको तकलीफ हो। तो मतलब मध्य प्रदेश एक नए मुख्यमंत्री को देख सकता है इस पंचवर्षीय? हाँ, देख सकता है। मुझे इस संभावना से इनकार नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, इस बात की पूरी संभावना और है। शिवराज जी को मंत्री पद मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। शिवराज जी की कुंडली में इस समय मार्केश की दशा चल रही है, तो बहुत इस बात की पूरी संभावना नहीं है कि उनको केंद्र में कोई बड़ा पद मिले। सांसद मुझे लगता है 8 से 9 लाख वोटों से देश में यदि जो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद होंगे, उनमें से एक शिवराज सिंह जी होंगे। हाँ, 8 से 10 लाख वोटों के बीच में जीत सकते हैं। लेकिन मोहन जी का प्रभाव और शिवराज जी के प्रभाव में मुझे लगता है कि लगभग एक ही जैसे हैं, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, उतनी ही सज्जनता है। और योगी जी के मॉडल पे मोहन जी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि वो चलते रहे तो योगी जी का आपने नाम लिया, तो केजरीवाल एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि वो 75 के पूरे हो जाएंगे, 75 के बाद वो त्याग पत्र देंगे। और दूसरी भविष्यवाणी वो ये भी कह रहे हैं कि योगी आने वाले दिनों पर बाहर कर दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में अभी ऐसा कोई योग नहीं दिख रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से अलग हटें, और वो रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि वो वहाँ पे एक आध टर्म और भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बनते हुए दिख रहे हैं जी। और यहाँ पर जहाँ पर बीजेपी का जो एक एजेंडा तैयार किया गया था, जिसके तहत मार्गदर्शक मंडल तैयार किया गया था 75 के बाद को जाने का, तो क्या यह भी घटित होगा कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे होंगे और वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे और अमित शाह बन जाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले साल मैंने पिछला चुनाव जब 2019 का हुआ था, तो उनकी कुंडली में भाग्येश की महादशा प्रारंभ हुई थी। भाग्येश है बुध, और उनकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। उसकी महादशा 17 साल की होती है, जिसमें से 5 साल निकल गए, तो अभी 12 साल की महादशा और बाकी है। तो आप मानकर चलिए कि 12 साल की महादशा बाकी। हाँ, बुध भाग्येश है और उच्च का होकर बैठा हुआ है। लेकिन अभी तो मैं देख रहा था कि कोई कह रहा था कि मंगल की महादशा शायद प्रधानमंत्री की स्टार्ट हुई है, जो उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। नहीं, गलत बात है। मुझे लगता है कि लोगों के पास कुंडलियों का मूल स्वरूप नहीं है, जिसके कारण लोग कुछ भी भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन उनकी जो कुंडली है, उसमें जो पहला चरण, दूसरा चरण जो समाप्त हुआ था, उसके बाद 17 साल के बुध की महादशा प्रारंभ हुई। अभी 5 साल समाप्त हुए। अगले 12 वर्षों तक वो देश के प्रधानमंत्री या जो भी पद पे वो रहेंगे, वो सतत रूप से सक्रिय राजनीति में रहेंगे, किसी भी स्वरूप में। ये मेरी भविष्यवाणी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहा हूं, वो किसी भी स्वरूप में मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाने वाले। प्रभावशाली और ओजस्वी रूप में बने रहेंगे, और सत्ता का केंद्र उन्हीं के आसपास ही बना रहेगा। 150 साल बाद भगवान राम की घर वापसी हुई है, तो कहावत भी सही है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान को 150 साल लगे। कृष्ण जन्मभूमि के बारे में और कृष्ण मंदिर के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 3 सालों में भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर हमको इस देश में बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक बड़ी चीज, एक बड़ी घटना होने जा रही है। जब भी शनि मीन राशि में आता है जी, तो शनि इस देश में और इस दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन लेके आता है। और आप देखेंगे कि वो शनि अगले साल मई 2025 में मीन राशि में प्रवेश कर रहा है।
मई 2025 में। तो आपको काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि अपने बिल्कुल भव्य स्वरूप में आने वाले 3 वर्षों में 2028 से पहले पहले दिखाई देंगे। तो आपने काशी विश्वनाथ का नाम लिया, तो इसका मतलब ज्ञानवापी मस्जिद का भी समाधान मिलेगा? बहुत आसानी से मिलेगा। और वहाँ पर जो हमारे प्राचीन शिवलिंग हैं, बाबा जो काशी जिनके त्रिशूल पर इस पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, वो अपने नए स्वरूप में दिखाई देंगे हमको, और उस कूप से निकलेंगे और उनकी विधिवत रूप से स्थापना होगी। और जो नंदी वर्षों बरस से, पिछले कई 100 सालों से उनकी तरफ देख रहा था, उस वो पुनः नंदी के देखेगा। सामने भगवान शिव बैठेंगे। तो सर, नास्त्रे दसम जी की एक भविष्यवाणी थी कि एक व्यक्ति पीला साफा पहन के आएगा और वो भारत देश में होगा और भारत देश अगुवा बनेगा विश्व का, और हम भी कहते हैं, लोग भी कह रहे हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। जी, इस पर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? बिल्कुल, जो नोस्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की, मैं भी अपने माध्यम से वही कहूंगा कि भारत देश आने वाले, देखिए मैंने किसी चैनल पे या किसी अखबार में और अपने यूट्यूब पे भी कहा है कि 2031 के बाद 2031 के बाद लोग हिंदुस्तान की नागरिकता लेने के लिए लाइन लगाएंगे। इंडियन पासपोर्ट की वही वैल्यू होगी जो अमेरिकन पासपोर्ट की वैल्यू है। तो आप देखिए, जब अमेरिकन पासपोर्ट के बराबर का इंडियन पासपोर्ट होगा तो भारत अपने आप में इस दुनिया को लीड करने वाला होगा। और एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई और भी जगह कही है, डॉलर जो आज 85 रुपए का है, वो 2035 आते आते 35 रुपए पर रह जाएगा। माने आप देखिए, उसका जो अवमूल्यन होने वाला है डॉलर का, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी चला रहा है, वो 35 रुपए पे आ जाएगा। तो आप देखिए कि अमेरिकन इकोनॉमी तो अपने रसातल की ओर अग्रसर होगी और इंडियन रुपीस का वैल्यू इंक्रीज होगा। अपने आप बढ़ेगा। जब 35 रुपए के बराबर होगा तो हमारी रुपी कितनी मजबूत हो चुकी होगी। माने आज 85 के बराबर है, फिर 35 पे रह जाएगी, और 2050 तक तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी क्रश होने वाली है। 2050 तक आप देखेंगे चाइना से हम आगे निकल चुके होंगे, हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ चला जाएगा। एक मित्र हैं, दिल्ली के बड़े पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे आज से 3 साल बाद कहा था कि आप कहीं भी हिंदुस्तान में, खास तौर से दिल्ली से नोएडा के बीच में 1 एकड़ जमीन मेन रोड पे खरीद लीजिए, आपको जमीन का आनंद आ जाएगा। उस समय कोरोना काल चल रहा था, और अभी उन्होंने जो है उस जमीन को बेचा बहुत अच्छी प्राइस में। तो मेरे को उन्होंने मिठाई का डब्बा भेजा कि पंडित जी आपके कारण ये सब हुआ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, हम लोग बस केवल भविष्य को देखते रहते तो हैं। यदि आप 2050 में चीन कोलैप्स होगा, हम इकोनॉमी की तरफ मतलब वर्ल्ड लीडिंग में आएंगे 30 के बाद जो नेक्स्ट होगा, तो विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ेंगे। 100% बढ़ना है, ये तय है, लिखा हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान अब अपने उसकी तरफ बढ़ रहा है। प्राचीन काल में, सनातन काल में भारत पूरा जो जितना भी इस धरती पे जहां भी जमीन थी, सब सनातन था। और आप यदि देखें, आप थोड़ा सा उसको डिवाइड करिए, आज से 6000 साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ। एक बहुत अच्छी पुस्तक ज्योतिष के बारे में जो है लोकसभा राज्यसभा की वो रही हैं मैडम, उन्होंने ज्योतिष के ऊपर एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है कि ज्योतिष के आधार पर देखें रामायण। उन्होंने नासा का जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हुए भगवान राम, प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है, उसके आधार पर उन्होंने भगवान राम का जन्म कब हुआ, लव कुश कब पैदा हुए, एक एक गणित नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के आधार पे किए। तो आज से लगभग 6000 वर्ष पहले भगवान राम हुए, उसके 2500 वर्ष बाद भगवान कृष्ण पैदा हुए, और उसके 2500 वर्ष बाद आज देखिए फिर हम एक पुनर्उसमें चल रहे हैं। माने कलयुग का ये एक प्रकार से समापन का साल चल रहा है। आने वाले 100 साल में कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा। तो 2500 वर्षों के ये युग हैं, जिसमें भारत जब सतयुग में पहुंचेगा तो एक ये 2500 पूरा हो रहा है कृष्ण के बाद जी, बाद का, तो जो उसका परिवर्तन हमें यहाँ पर दिख रहा है। और आप देखिए कि फिर हम उस धार्मिक काल में आ गए हैं। आज से 550 साल पहले देखिए अकबर के काल में, उस समय सूरदास हुए, मीरा हुई, उसी समय आप सोचिए तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, सब एक ही काल में हुए, और फिर वही काल फिर से आ गया। और आज के दौर में आप देखेंगे कि लोगों का इतना झुकाव धर्म की तरफ है। आप इस समय 4 धाम यात्रा में देखिए, रिकॉर्ड टूट गया। माने कितने लोग गए हैं केवल आस्था के कारण,
उनके मन में ये दिख रहा है कि अब इस देश में धर्म की स्थापना होने वाली है। तो यदि इतना कुछ हो रहा है जी सकारात्मक, जी और स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य पे जी। जब हम विश्व गुरु बनने भी जा रहे हैं, जी, तो वर्ल्ड वार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें तो होना है, क्योंकि महाभारत का एक युद्ध लड़ा गया। वो युद्ध केवल और केवल इसलिए लड़ा गया कि जिसमें जो ऐसी आसुरी शक्तियां हैं उनका समापन हो। तो हिंदुस्तान के आसपास तो आसुरी शक्तियां भरपूर तरीके से हैं। तो आप देखिए चाइना भी है और अरब कंट्रीज में भी है, बहुत सारी जगह हैं जहां पर बहुत सारी आतताई शक्तियां हैं। पाकिस्तान तो सबसे बड़ा आतताई देश है जो कि आतंकियों को पालता है। तो आने वाले आप देखेंगे 8 से 10 साल के अंदर में पाकिस्तान के 2 से 3 टुकड़े हो चुके होंगे। बलूचिस्तान एक अलग देश होगा, सिंध एक अलग देश होगा, छोटा सा एक पंजाब एक अलग देश के रूप में होगा। तो ये सब आपको अलग अलग दिखेंगे जिनकी शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो चुकी होंगी। और भारत बिल्कुल हिमालय की तरह अपनी ऊंचाइयों की तो ओर अभी मैं अग्रसर। कहीं पर पढ़ रहा था सर कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त उसका जो इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त 1947 हाँ, तो प्रातः उसमें 9 बजे 9 बजे और उसका जन्म कहाँ पर हुआ? कराची में। कराची में। तो उसका मेन जो ग्रह मंगल है जो मैं उसको आपको रूल कर रहा है। पाकिस्तान की कुंडली बता देता हूँ। भारत और पाकिस्तान की कुंडली में 2 चीजों का फर्क है। हम्म, पाकिस्तान मिथुन राशि का देश है, आद्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। भारत पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ, मेष लग्न और मिथुन राशि। आप देखिए हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है 2-12 का योग, माने जिस राशि से अगली राशि हो तो उसकी आपस में कभी नहीं पड़ती। तो मिथुन राशि से अगली राशि कर्क है और कर्क राशि से 12वीं राशि है मिथुन राशि। तो भारत और पाकिस्तान में तो कभी पट ही नहीं सकती, अस्थिर देश है। तो उस जिस अस्थिरता के तहत उसने एक दिन पहले सुबह प्रातः 9 बजे जिन्ना साहब ने कराची का जो क्लब था वहां पर एक अलग देश की घोषणा की। मेरे पास कुंडली बनी है। पाकिस्तान के बारे में मैंने इतनी भविष्यवाणियां की जितनी किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं की। इमरान खान किस तारीख को हटेंगे, सारी भविष्यवाणियां मैंने कर रखी हैं। नवाज शरीफ से लेके किस तारीख को लौटेंगे, क्या होगा पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि 250 रुपये लीटर वहां पे पेट्रोल और डीजल बिकेगा। तो आपने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े आगामी उसमें होने 10 साल में होना तय है। तय है, जैसा कि बांग्लादेश टूट के अलग हुआ, एक अलग देश बना। तो जो वर्ल्ड वार होना है उसमें भारत की क्या भूमिका होनी है और कौन लीड करेगा और कौन समापन की तरफ जाएगा? देखिए पूरा जो वर्ल्ड वार होना है वो अरब कंट्रीज में होना है। कहाँ? इजराइल और इजराइल के आसपास। ईरान से लेकर इजराइल के बीच के जितने भी देश है जिसमें सोमालिया या हूती अभी जैसे अटैक कर रहे हैं, तो वहीं होना है पूरा। देखिए आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर यूक्रेन वाला जो युद्ध है वो लगभग समाप्त हो जाएगा और यूक्रेन एक पार्ट होगा रशिया का। एक देश के रूप में रशिया उसको अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो वहां से लड़ाई खत्म हो गई। यूरोप लड़ना नहीं चाहता, किसी भी सूरत में नहीं लड़ेगा रशिया से। कारण क्योंकि उनकी जितने भी जो तेल गैस और पेट्रोल वाली जो चीजें वो सब रशिया से प्राप्त होती है, कभी नहीं लड़ेंगे वो। नाटो कभी हमला नहीं करेगा रशिया के ऊपर। ये आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे। भविष्य में क्या होना है, वहां लड़ाई होगी नहीं। 1.5 साल के अंदर लड़ाई समाप्त हो चुकी होगी। रशिया यूक्रेन को अपने अंदर ले लेगा 2026 के आसपास तक। उसके बाद लड़ाई का केवल एरिया बचेगा कौन सा? इजराइल से लेके ईरान तक और पाकिस्तान तक। यहीं पर लड़ाई होना है। जो भी लड़ाई होनी है ईरान इजराइल, शिया सुन्नी, माने आप देखिए जितने भी सुन्नी है वो लड़ नहीं रहे हैं। लड़ कौन रहा है? हमास, हिजबुल्ला। इजराइल से ईरान लड़ रहा है। तो यही लड़ाई होनी है। जो भी कुछ होना है उसी एरिया में होना है और कहीं नहीं होना। मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है वहीं युद्ध होगा। और युद्ध भी कोई बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 2, 5, 10 दिन की लड़ाई होगी, सब खत्म हो जाएगा। एक शांति होगी और सब छोटे छोटे से समूह में रहेंगे और हिंदुस्तान फिर अपने तरफ आगे बढ़ेगा, शीर्ष पे जाएगा। और आप देखिए आने वाले 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान को किसी भी स्वरूप में डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं होनी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ। सऊदी कंपनी अरामको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, उसका 90% इन्वेस्टमेंट भारत में है, ग्रीन एनर्जी में। तो जब ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत को बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत को बढ़ना है, तो हमको पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं होगी। हम सारी चीजें आराम से करते रहेंगे और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये देश अपने आप आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे और हम अपने आप में आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया में आज
की तारीख में इन्वेस्टमेंट का हब केवल और केवल भारत भारत है है। और भारत अपने आप में आगे बढ़ना है। आप देखिए कि हमारे यहाँ इस समय भारत का जो रिजर्व है लगभग 600 अरब डॉलर का है। हमारे यहाँ का जो सेंसेक्स है वो 3 ट्रिलियन डॉलर को टच करके अभी उतरा है, अभी सेंसेक्स रिसेंटली। रिसेंटली उतरा है। और आने वाले 2 साल के अंदर भारत जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। हम सबको पीछे छोड़ देंगे, चीन को भी पीछे छोड़ देंगे 2031 तक। अमेरिका स्वतः ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे देश अलग अलग होंगे, क्योंकि वो बहुत सारे देशों को मिलकर एक देश बना हुआ है, वहां भी टुकड़े होना है। दुनिया में एक बार फिर से राज आने वाला है। हम और आप इस बात को लेकर गर्व करेंगे कि हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है। तो वी आर अ फॉर्चुनेट जनरेशन जो इस इरा को देखेगी। बिल्कुल देखेगी, और आपको बहुत ज्यादा दूर की जरूरत नहीं, केवल 20 साल में देख लोगे आप भारत कहां से कहां चला गया। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, कभी आपको भारत के बारे में सुनना है तो पाकिस्तान के यूट्यूबर से सुनिए, वो भारत के बारे में क्या बातें करते हैं। नहीं, ऑब्वियसली वो अच्छी बातें करते हैं, ना ना, अच्छी और फैक्ट बेस्ड बात हाँ, नेगेटिव भी करेंगे और अच्छी भी बात करेंगे। वो नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ आते हैं। तो आप देखिए वहां का सोशल मीडिया से आप पकड़ लीजिए क्या चल रहा है, ईरान के सोशल मीडिया से पकड़ लीजिए, आप थोड़ा सा यूएई और सऊदी को देखिए, दुबई को देखिए, आप कहाँ वो उनको केवल दिख रहा है, क्योंकि देखिए वो लोग बिल्कुल विशुद्ध बनिए हैं। बनिए का मतलब मैं किसी धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यावसायिक बात कर रहा हूँ। बुद्धि में बहुत चतुर है। उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ लेके आ गए, हिंदुस्तान में। उनको मालूम है कि आने वाले 50 सालों में हिंदुस्तान की किसी से लड़ाई नहीं होने वाली। देयर इन्वेस्टमेंट इज विजनरी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया भारत में आ रही है, और ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं, चंद्रमा की 10 साल की महादशा 2031 से प्रारंभ होगी, 2041 तक रहेगी। भारत कर्क राशि का देश है, पुष्य नक्षत्र का देश है। उन 10 सालों में आप देखिए भारत कहाँ से कहाँ नहीं आगे बढ़ता। मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी मित्रों को यही कहूंगा कि भैया कहीं भी मिले रोड पे 1 एकड़ जमीन खरीद लो, ताकि आप करोड़पति बन सको। सो नाइस ऑफ यू। बात प्रदेश की हुई, बात व्यक्तिगत भी हुई, बात देश की राजनीति की हुई, देश को शीर्ष में ले जाने की और विश्व का अगुवा बनने की भी हुई। आखिरी में हम कुछ समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल मैं स्वास्थ्य के बारे में लेना चाहूँगा। कोविड की महामारी से हम सभी परिचित रहे हैं। वो द्वंद्व, वो जो टीस रही है जीवन की, वो सब लोगों ने देखी है, बहुत से करीब से देखी है। अभी बार बार ये बातें आ रही हैं कि कुछ नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड की, इस बारे में आपकी भविष्यवाणी क्या है? देखिए, कोविड के नए वेरिएंट्स आएंगे और ऐसी अभी कोई बड़ी महामारी आने वाली नहीं है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी शनि धनु राशि से मकर राशि की तरफ ट्रेवल करेगा, अब वो चूंकि 31 साल 29.5 साल के बाद ही आएगा, तो जब भी 29.5 साल पूरे होंगे तो देश में फिर कोविड जैसी आगामी 29.5 साल, हाँ, पूरे ब्रह्मांड में आएगी वो, और फिर वही समापन। तो ये कारण बनता है वो जब प्लेनेट का ट्रांजिट है। आप देखेंगे उस समय शनि धनु से मकर की तरफ ट्रांजिट करेगा, गुरु हमेशा ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि से मीन राशि और मेष राशि की तरफ। तो ये ट्रांजिट की पोजीशंस बनती हैं जिस समय बड़ी से बड़ी महामारियां आती हैं। और राहु भी कहीं ना कहीं ट्रांजिट करता है। वो कहाँ करता है? मिथुन राशि से, क्योंकि जो भी वायरस पैदा होता है वो आद्रा नक्षत्र से आता है। मैंने कोविड की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी भविष्यवाणियां मेरी होंगी, किस तारीख को लॉकडाउन लगेगा, किस तारीख को वैक्सीन आएगी, ये सब मेरे फेसबुक पेज पे आज भी पड़ी हुई हैं। किस तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, किस तारीख को वैक्सीन लगेगी, किस तारीख से वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा, ये सब मैंने भविष्यवाणियां की, और बहुत आराम से भविष्यवाणियां होती हैं, राहु के आधारित भविष्यवाणियां हैं। और आप देखेंगे फिर जब ये 29.5 साल के बाद चीज़ें रिपीट होंगी, फिर ऐसा ही परिदृश्य हमको फिर दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है उस समय तक भारत बहुत आगे निकल जाए और हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत एडवांस्ड हो, तो इन बीमारियों के चलते हमारे यहाँ उस तरह से मृत्यु ना हो, लॉकडाउन ना हो, लोग परेशान ना हो जैसे कि अभी पिछले उसमें परेशान हुए। लेकिन आएगी ज़रूर। इस कोविड के कारण आने वाले दिनों में भारत में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला, कोई मृत्यु नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। जो अभी सिंगापुर में एक नया वेरिएंट मिला है, इस तरह के कई वेरिएंट आएंगे, क्योंकि कोविड आज से नहीं, 2003 में भी कोविड था। आप यदि एनसीईआरटी की पुस्तक, छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन कोई मेजर उसमें नहीं आएगा। सर, आप आए उसके लिए हम फिर से पुनश्च धन्यवाद देंगे, और साथ में मैं आपसे परमिशन लेना चाहूँगा। हमारे पास कुछ सवाल हैं, और कुछ ऐसे सवाल हैं कि हम उनकी एक श्रृंखला है, वो हम क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, आप प्रारंभ करें। सर, मैं मेरे साथ साथ मेरे दर्शक गण भी जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के प्रति जो आपका एक रुझान बना और आपने इसमें महारत हासिल करी,
तो निश्चित रूप से एक विश्वसनीयता का सवाल रहा होगा, कहीं न कहीं आपने ये पाया होगा कि नहीं, एक ये विश्वसनीय चीज़ है और इसमें आप बढ़े जी। और समाज सेवा के रूप में आप लोगों के बीच में आए। जी। तो यह आपकी रुचि मात्र रही है या कि आपने इसे कभी प्रोफ़ेशन के रूप में लिया या कि कभी आपने अध्ययन अध्यापन करते हुए यह चीज़ भी समझी कि हमें ये समाज में अधिक से अधिक लोगों के बीच में विस्तारित करना चाहिए ताकि नई फसल भी इन सब चीज़ों को जाने, समझे और आप जब आप ना हों तो वो सोसाइटी को सर्व कर सकें? बिल्कुल, चूँकि पहली बार ये प्रश्न किसी मीडिया हाउस ने मेरे से पूछा और आपके इस पॉडकास्ट में पूछा गया। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, चूँकि मेरे फादर, मैं 9 साल का था तो उनका देहांत हो गया जी। और मेरे नाना जो थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे और ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर राजघराने के जो पहले राजा थे जीवाजी राव सिंधिया जी, वो उनसे कभी-कभी ज्योतिष पूछा करते थे। सर, तो मैं उनके साथ 9 साल की आयु में पहुंचा। सर। उनको लगा मेरी कुंडली देख के कि शायद मैं एक बड़ा ज्योतिषी बन सकता हूं, तो उन्होंने 2 साल के अंदर मुझे ज्योतिष के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हो सकते थे सब रटा दिए। उस समय आपकी उम्र 9 से 10 साल की मैं थी। 9 साल का था और 11 साल की आयु तक मैं लगभग, उन्होंने ज्योतिष में मुझे सारी चीज़ें सिखा दी थी, जितना ज्ञान उन्होंने जहाँ से भी जो अर्जित किया। तो आप देखिए कि 11 वर्ष की आयु का एक बालक, आज के दौर में 11 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक रुचि उन्होंने जगाई। अच्छा, वो रुचि चूँकि प्रारंभिक रूप में उस रूप में थी कि चूँकि वो सिखाना चाहते थे और मैंने सीखने की कोशिश करी और सीखा और आप देखिए उसको थोड़ा-थोड़ा करके आगे बढ़ाता गया। लेकिन विस्तृत रूप तब आया जब 88 में मैं एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बड़ा उद्वेलित था कि मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ और बढ़ना था। तो मैं अपनी जन्मपत्री किसी को दिखाने गया, तो मैं जब उनसे बात की तो मुझे लगा कि ज्योतिष का ज्ञान तो बहुत ही अल्प है, उनसे ज़्यादा बेहतर तो ज्योतिष मुझे ही आता है। अरे वाह! तो फिर मैंने उस विषय को इस स्वरूप में भी लिया, चूँकि मेरे नाना कहा करते थे कि बेटा आपको ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत आगे जाना है और आप उस क्षेत्र को कभी छोड़िएगा नहीं। तो फिर मैंने 88 से उस विषय को अपने गंभीरता से बहुत गंभीरता से लिया और 92 तक तो बहुत ईश्वर ने नाम दिया, बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखा करता था ज्योतिष के स्वरूप में। ख़ासतौर से उसके बाद 96 के बाद मध्य प्रदेश का एक बड़ा अखबार था दैनिक नई दुनिया। हुँ, हुँ। दैनिक नई दुनिया में एक ज्योतिषाचार्य थे जो कि इंदौर के थे। वो उस ज़माने में ये होता था कि हम फैक्स हुआ करते थे या अलग-अलग तरीके से ज्योतिष आता था। अच्छा, उस ज्योतिष को करेक्ट करने वाला कोई नहीं था। तो स्वर्गीय मदन मोहन जोशी साहब जो कि दैनिक नई दुनिया के संपादक थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई अरविंद, आपको ज्योतिष बहुत आता है, तो आप थोड़ा-सा आके यहाँ पे करेक्शन किया करें। करेक्शन किया करें। तो मैं नियमित रूप से या हफ्ते में एक बार जाके उस चीज़ को करेक्ट कर देता था। फिर उसके बाद लगा कि अब वाक़ई में कहीं से जुड़ना चाहिए। तो फिर 2002 में दैनिक जागरण से शुरुआत की। तो फिर दैनिक जागरण के ज्योतिष प्रभारी के रूप में हैं, तो आज तक दैनिक जागरण में सेवाएँ दे रहे हैं। तो उससे वहाँ तक चला और फिर 2004 से जो भविष्यवाणियों का क्रम प्रारंभ हुआ, तो पिछले 20 सालों में बहुत भविष्यवाणी की। जो पहली सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी वो मध्य प्रदेश में उमा भारती की सरकार को लेकर था, तो कि दिग्विजय सिंह जी लगातार 10 वर्षों से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। मेरे से पूछा गया, चूँकि उमा जी की कुंडली मेरे पास थी। दैनिक जागरण में हम लोग एक कॉलम छापा करते थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये बाद में अलग-अलग जगह तो ये 12 महीना चलता था ये कौन ना, बनेगा? ये खासतौर से चुनाव के समय आता था। तो चुनाव के समय हम उसको प्रस्तुत करते थे, कुंडली बना के पूरा फोटो के साथ एक बड़ा आधे पेज का, चूँकि एक पेज हम लोगों को संडे को मिलता था। तो वो सौभाग्य मेरा था कि हमारे जो संपादक जी थे उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी, आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि अखबार की प्रतिष्ठा जो है वो कम नहीं होना चाहिए। सर। तो अच्छा, वो आज भी जारी है। हम अभी भी जो भविष्यवाणियाँ लिखते हैं, आप देखिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भूकंप की भविष्यवाणी मैं ही करता हूँ, जबकि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा जो ये सटीक रूप में बता सके कि अब भूकंप आने वाला है। आप पिछले 3 साल की भूकंप की भविष्यवाणियाँ, दैनिक जागरण का एक कॉलम है भविष्यवाणियाँ, जिसमें मौसम, आर्थिक और राजनीतिक तीनों लिखता हूँ मैं। अभी 2 हफ्ते से नहीं आ रहा है वो, क्योंकि पेज की शॉर्टेज है थोड़ा। लेकिन मैंने इतना लिखा कि लोग घबरा गए कि पंडित जी आप तो देश में आप प्राकृतिक आपदा विशेषज्ञ हो गए। तो मैंने केवल इतना बताने का प्रयास किया कि ज्योतिष हर चीज का होता है। तो पर्टिकुलर उस विधा पे आपने ज़्यादा रुचि दिखाई, उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई कारण?
कारण ये था, एक बहुत सुंदर सी पिक्चर आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो मुन्ना भाई जो होता है वो एक ज्योतिषी से पूछता है कि क्या सुनामी आई, इसकी तुमने कभी भविष्यवाणी की। वो मेरे को वहां से पॉइंट लगा, वो क्लिक पॉइंट था कि जब वो एक पूछ सकता है कि सुनामी या वाकई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कोई करता है, तो मैंने वहां से उसको फोकस करना शुरू किया और उसके बाद ये देखने की कोशिश की कि आखिरकार ये प्राकृतिक आपदाओं का ज्योतिष से क्या जुड़ाव है। तो फिर वहां से उस चीज को लेना शुरू किया। अच्छा, मैं वापस आपको बताता हूं कि उमा जी की जब भविष्यवाणी की तो उसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनी भाजपा की। अच्छा, उससे पहले की एक और भविष्यवाणी थी, शिवराज जी कभी हमको मिले थे तो हमने उनसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने एक हंसी मजाक की बात थी कि 6 श्यामला हिल साहब जरूर चढ़ेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये कैसे हो सकता है, अभी तो उमा जी मुख्यमंत्री। मैंने कहा भाई साहब आपकी कुंडली में योग है 6 श्यामला हिल्स पे जाने का। तो वो मुस्कुरा दिए। तो उसके बाद फिर चलता रहा। फिर 2004 में चुनाव थे लोकसभा के, जब अटल जी चुनाव लड़ रहे थे, मैंने एनडीए चुनाव लड़ रहा था, जिसमें प्रमोद महाजन ने बात की थी कि हम बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे। तब भी मैंने कांग्रेस के जीतने की भविष्यवाणी की थी। और उसके बाद की भी एक भविष्यवाणी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, जिसमें मनमोहन सिंह 2009 में जो इलेक्शन था उसमें मैंने बाकायदा सीट के साथ भविष्यवाणी की थी। दैनिक जागरण में ही वो भविष्यवाणी थी, जिसमें मैंने सीट के साथ बताया कि यूपीए, मैंने छोटी फोटो हमने रखी, चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा महिमा मंडन नहीं कर सकते थे। तो बड़ी फोटो अटल अडवाणी जी की थी और छोटी फोटो मनमोहन सिंह जी की थी। और एक बॉक्स में लिखा कि इस बार यूपीए को अपने दम पे 230 से 240 सीटें प्राप्त होंगी और सरकार फिर से आएगी। और उसी बॉक्स में हमने एक डाला था कि श्री आडवाणी जी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये भविष्यवाणी 2009 में हमारे द्वारा की गई थी। और आप देखिए कि मैं नाम नहीं लूंगा, 2013 के आसपास मेरे से फिर पूछा गया भाजपा के कुछ वरिष्ठ लोगों के द्वारा कि आडवाणी जी की कुंडली में योग है। मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं है। तो फिर हमने बात की। उनकी चूंकि कुंडली कभी थी नहीं, लेकिन चूंकि ज्योतिष में नया नया प्रयोग करने की मेरी हमेशा से शुरू से आदत रही, तो उसके चलते मैंने उनको बताया कि वृश्चिक लग्न और मेष राशि, मुझे आज भी उनकी कुंडली याद है, भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ। और राजनीति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है दशम भाव, दशम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आडवाणी जी की कुंडली में नीच का होकर, यानी वो पड़ा हुआ था द्वादश भाव में, तुला राशि में। इसलिए आडवाणी जी को कभी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। बहुत टैलेंट था उनमें, और जबकि वो बेस थे इस पूरे संगठन की आधारशिला थे। वो प्रधानमंत्री रहे, परंतु कभी भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, केवल तुला राशि में नीच के सूर्य के कारण। मैं तुला राशि में नीच के सूर्य के 2 लोगों का आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सम्मानित मुख्यमंत्री रहे माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, उनकी कुंडली में भी तुला राशि का नीच का सूर्य था। तो आप देखिएगा वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको जैसे ही एक बार शपथ ली, तुरंत उठा के अगले दिन उसके बाद उनका कैरियर जो है वो लगभग समाप्त सा हो गया। तो आप देखिए तुला राशि का जो सूर्य है, जिसको हम बोलते हैं नीच का सूर्य, हमारे यहाँ ज्योतिष में कुछ शब्दावली है, उच्च का और नीच के शब्दों का इस्तेमाल हमारे किया जाता है। तो उसके चलते जो है वो नहीं बन पाए। तो अर्जुन सिंह जी भी नहीं बने, आडवाणी जी भी नहीं बने। तो ये एक और बड़ी भविष्यवाणी थी। दिल्ली में वो जागरण का जो टुकड़ा था, उस जमाने में सोशल मीडिया या व्हाट्सएप का दौर नहीं था। तो खूब फोटोकॉपियां अलग अलग बट रही थी, अलग अलग संस्थानों में गई कि पंडित जी ने कैसे भविष्यवाणी की। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी करने के लिए भी मैं मिला बनारस में कुछ लोगों से, जब वो बनारस में चुनाव लड़ना चाहते थे। क्योंकि हमेशा हर बार करता हूँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा, तो एक आर्टिकल लिखने के लिए मुझे कुंडली की आवश्यकता होती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली कहीं से बनारस में उनके कुछ नज़दीकी लोगों से प्राप्त हुई। अमित शाह जी की कुंडली भी प्राप्त हुई। तो मैंने अमित शाह जी के बारे में कहा था कि अमित शाह जी जो हैं वो भविष्य में देश में बहुत प्रमुख पद पर हमेशा जाएंगे। देखिए, अमित शाह जी की कुंडली को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो अमित शाह जी की कुंडली धनु लग्न और मेष राशि की कुंडली है।
अच्छा, धनु लग्न को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। धनु लग्न जिसको हम सेजिटेरियस भी कहते हैं, सेजिटेरियस माने जिसमें आधा धड़ घोड़े का होता है और ऊपर का जो व्यक्ति होता है जिसके हाथ में धनुष और बाण होता है। तो आप देखिए बहुत तीखा बोलते हैं। धनु राशि का जातक, मेष यानी मंगल अग्नि तत्व की प्रधानता, तो आप देखिए कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत तीखा बोलते हैं वो, कभी बहुत डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देते, वो बहुत स्पष्ट बोलने में ये उनका नैसर्गिक गुण है। स्पष्टवादिता है, या कि इसको ये देखा जाएगा कि नहीं ही वेरी स्ट्रिक्ट इन बाय हिज पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट? देखिए, कुंडली का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव है, जिसके चलते वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, कठोर मेहनत करते हैं, जो कि धनु लग्न के जातक हैं, बहुत कठोर मेहनती आदमी है। 24 घंटे मेहनत करा लीजिए, स्वास्थ्य खराब होगा तो भी मेहनत करेगा। लेकिन आप देखिए उनकी कुंडली में मंगल बहुत उच्च का मंगल है। सेकंड हाउस में मकर राशि में उच्च का मंगल बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस को भी देखता है। जितने विरोधी हैं उनके, वो कभी उनके सामने टिकेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस में उच्च का मंगल होके पड़ा हुआ है, सदैव के लिए। हाँ, हमेशा सदैव। अच्छा, जातक हमेशा दुश्मनों को बढ़ाए रखता है, क्योंकि वो इतना तीखा बोलेगा कि दुश्मन बनते रहेंगे। डोमिनेटिंग नेचर है। अच्छा, उनके बारे में मैंने आज से कोई 3 साल पहले कोरोना काल में एक दूसरे चैनल पे भविष्यवाणी भी की थी कि नरेंद्र भाई मोदी के बाद जब भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो उनमें सबसे पहला नाम माननीय अमित शाह जी का ही होगा। अच्छा, ऐसा हाँ, है। हाँ। तो आपने इस विधा को अध्यापन के रूप में भी कभी देखा कि हम नई फसल और नए लोगों को तैयार कर सकें अब इस ज्ञान को दे के? बिल्कुल, मैं कई यूनिवर्सिटी, जिसमें खास तौर से लखनऊ विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी में भी रहा। 2007, 2008, 9 तक मैं वहाँ भी गया। मध्य प्रदेश के भी कई यूनिवर्सिटीज़ में ज्योतिष मैंने पढ़ाने की कोशिश की। अच्छा, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सदैव बच्चों को बताता ही रहता हूँ, लोगों को बताता हूँ, और आम भाषा में ज्योतिष करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अधिकांश ज्योतिषियों के साथ परेशानी ये होती है, बहुत क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं कि आप जो है कई बार जवाब नहीं दे पाते। कई बार उनको आप बता नहीं पाते कि आखिरकार इसका कारण क्या था, क्यों हमने इस चीज़ को बताने की कोशिश करी। तो ये अपने आप में ज्योतिष की एक ऐसी परेशानी है। तो कोशिश हम लोग करते हैं, जैसे कई साल बंसल न्यूज़ एक न्यूज़ चैनल था, तो 4 साल हम लगातार लाइव शो करते रहे। फिर उसके बाद वहाँ कोई ज्योतिष मिला ही नहीं उनको कि जो हमारी जैसी भाषा में बात कर सके, जो कि आम भाषा है। अभी भी मैं सुबह एक न्यूज़ चैनल के लिए, चूँकि हम भाई चूँकि उन्होंने पेड एम्प्लॉय के रूप में रखा हुआ है, तो सुबह करते हैं हम उनके लिए आधा घंटे का एक शो करते हैं, तो उन आम भाषा में बताते हैं। तो आम भाषा जो है वो दर्शक चाहता है कि आम भाषा में आप बताओ। दर्शक ये सुनना चाहता है जब आप उसको कुंडली बताते हो, जब वो आपको बोलता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, जैसे आज उदाहरण के तौर पर 25 तारीख है, मई का महीना है, 2024 है, हम इस समय लगभग दोपहर में बात कर रहे हैं और भोपाल शहर में बैठे हैं, तो कुंडली बनाई जाती है। तो आप उसको बताओ कि भैया आपका जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म का समय ये है, आपका जन्म का नक्षत्र ये है, इस समय आपकी ये दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है। तो आप जब उसको आम भाषा में बताओगे तो उसको समझ जाएगा कि ये मेरी कुंडली की बात कर रहे हैं। वरना अधिकांश ज्योतिषी लैपटॉप खोल लेते हैं, एक प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, वो उसके आधार पे बताते रहते हैं। नहीं, धन्यवाद सर। तो हम यहाँ पर अपने पॉडकास्ट को विराम देना चाहेंगे, और मैं आभारी हूँ सर का कि सर ने अपना कीमती समय दिया और उन्होंने भविष्यवाणी ज्योतिष के विविध आयाम पर, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, हमारे नॉलेज के बारे में, हमारे देश की अगुवा बनने के बारे में, विश्व युद्ध के बारे में, और स्वास्थ्य जनित कोविड के बारे में भी अपना भविष्यवाणियों से हमें रूबरू कराया। और मैं चाहूँगा कि अगला सानिध्य भी हमें सर का प्राप्त हो, जिससे हम ये ज्योतिषी गणना है क्या, ये ज्योतिष विज्ञान काम कैसे करता है, और कैसे एक आम आदमी इस ज्योतिष को समझ सकता है अपने रोज़मर्रा के जीवन में, और कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। जैसा कि आदरणीय पंडित जी ने हमें अवगत कराया कि कर्म, भाग्य, ये सभी चीज़ें का कॉम्बिनेशन हमको एक बेहतर जीवन की तरफ ले जाता है। और निश्चित रूप से यदि ज्योतिषी गणना हमें कुछ आने वाली घटना के बारे में पहले से बता देती है, तो उसकी हम रेमेडी के रूप में, जैसे हमें मालूम है कि कुछ फ्लू होने वाला है या कि कोई महामारी आने वाली है, हम रेमेडी लेते हैं प्रिकॉशन के रूप में, तो उस प्रिकॉशन हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी परिचर्चा आदरणीय पंडित अरविंद तिवारी जी के साथ, जिसमें हम लोगों ने भविष्यवाणी और ज्योतिष की अलग अलग विधाओं के बारे में जाना, और साथ में पंडित जी की भविष्यवाणियों के बारे में जाना, जो एक महज
कल्पना नहीं है, वो एक महज बहुत ही शोध का विषय है, बहुत ही उसमें मेहनत है, बहुत ही बड़ा अध्ययन है, बहुत ही बड़ा अनुभव छुपा रहा है। उन भविष्यवाणियों से पंडित जी ने हम सब लोगों को अवगत कराया। अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ, नए व्यक्ति के साथ, नए अनुभव के साथ आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।